नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेशन एक्ट। ठीक है, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जुडिशरी के एग्जाम की। अब जुडिशरी के एग्जाम में एक और ट्विस्ट आ गया। गड़बड़ियां हो रही हैं कि ऑल इंडिया जुडिशरी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अब आप कंफ्यूज, क्योंकि उसकी जो एज लिमिट है उसमें भी कंफ्यूजन चल रहा है। वो एज लिमिट बता रहे हैं 28 से लेकर 35 तक। अब आप में से कुछ लोग चिंतित हो रहे हैं कि ये क्या हो गया। तो जहां तक मुझे समझ में आया है, हो सकता है मेरी समझ चेंज हो जाए, जहां तक मुझे समझ में आया, एक एग्जाम होता है IAS का और एक एग्जाम होता है RAS का। जो IAS है उसका भी यही कुछ लगभग रहता है उम्र उसकी, यानी IAS भी हो सकता है और RS भी। तो जहां तक मुझे लगता है सरकार IJS भी कराएगी, IJS, लेकिन स्टेट लेवल की अपना JS तो कराना ही पड़ेगा। फिर देखते सरकार की क्या मंशा है। यदि सरकार ने ऐसा नहीं कराया तो 28 से पहले वाले कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि 21 साल की उम्र में लॉ हो जाती है। यहाँ तक आदमी थक जाएगा। और 35 के बाद वाला कहाँ जाएगा, क्योंकि जनरली लोकल की हम बात करते हैं, यानी जुडिशरी की, राजस्थान की स्पेशली, तो राजस्थान में किसी भी एग्जाम के लिए 40 इयर्स दे रखे हैं। लेकिन आप देखिए IAS के एग्जाम में एज फिक्स होती है। तो जहां तक मुझे समझ में आया है कि सेंट्रल लेवल का अपना IJS हो जाएगा और हर स्टेट लेवल का अपना JS होगा। जैसे राजस्थान है तो RJS है, गुजरात है तो GJS है। तो आई थिंक ये जो एग्जाम है ये है हाई जुडिशरी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक ADJ और DJ। और हो सकता है मैं गलत हूँ, बट अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही होना चाहिए। और यदि मैं गलत हूं तो कोई इश्यू नहीं है, हम मिलके बताएंगे उनको, कहेंगे सर प्लीज हमारे भी कुछ सोचो, जो 28 साल से पहले वाले बच्चे उनका कुछ सोचो, और जो 35 के बाद वाला है उनका भी तो सोचो। 28 से 35 तो यूं निकल जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो क्या हमारे लिए कोई एग्जाम नहीं होगा फिर? तो हमारे लिए भी एग्जाम की व्यवस्था करो, तो आप लोगों के लिए भी एग्जाम की व्यवस्था करेंगे। तो जहां तक मुझे लगता है IJS IAS इक्विवेलेंट, RJS RS इक्विवेलेंट। फिर देखिए क्या कहते हैं ये लोग, क्योंकि अभी तक टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो। क्या पता क्या होगा, वैसे भी ऑल आर एडवोकेट्स, ऐसा कोई आएगा तो आपको देंगे जैसा रुकिए, हमें जगह भी दे दीजिए। जब हमारे यहाँ 23 साल को हम 21 साल करवा सकते हैं तो ये भी तो मिलेगा अपन को, है ना। तो इसकी चिंता छोड़ते हुए आप अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि वैसे ही जब मैं बात कर रही हूँ आज की 29 मार्च 2020 आज के दिन क्या परिस्थिति है हमें खुद को नहीं पता क्या होगा। बट ये बीच बीच में वीडियो इसलिए लेकर आ रही हूँ, आप लोग घर बैठे हो, परेशान हो रहे हो तो कुछ पढ़ेंगे। नो डाउट मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि मेरे पास सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस है, तो क्लासेस भी चलानी होती हैं, तो पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन हाँ जितना पढ़ाऊंगी कंफर्म पढ़ाऊंगी। जैसे कि रेशुडिकेटर पढ़ाया तो ढंग से पूरा पढ़ा दिया, आर्टिकल 21 पढ़ाया तो उसका मीनिंग समझा दिया आपको, चैप्टर नंबर 12 पढ़ाया CRPC तो अच्छे से कर दिया। पूरा एक्ट पढ़ाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन यही है वकील साहब कि कोचिंग चलता है ना, तो फिर उसको भी चलाना जरूरी है। लेकिन जितना दे रही हूँ उतना भी बेनिफिट रहेगा। यहाँ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसका एक ही मीनिंग होता है कि सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस कैसे पढ़ाती है, उससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपको ज्वाइन करना है तो कोई टेंशन नहीं है, पढ़ाने का भी आपको पता है। हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों को मेरे पढ़ाने का भी पसंद नहीं है, आपको लगता है ये रट्टाफिकेशन करा रही है, आपको लगता है डायरेक्ट लैंग्वेज रटा रही है। कोई इश्यू नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जिनको अच्छा लगे वो ज्वाइन करे, जिनको ना लगे नो प्रॉब्लम, बट वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहे, ताकि अपनी स्टडी से उनका जो है जुड़ाव हमेशा रहे, क्योंकि एक बार जुड़ाव टूट गया तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे इन दिनों में अभी पढ़ाई नहीं हो रही है, आप लोग जो इंस्टीट्यूट जा रहे हैं वहां जा भी नहीं पा रहे हैं, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, तो उससे आपका गैप लंबा हो जाएगा और वो आपके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है, क्योंकि इतने लंबे गैप के बाद जब आप पढ़ने बैठेंगे तो फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो जीरो से शुरुआत नहीं करने के लिए हमें अपनी कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी, बस ये ध्यान रखना जिंदगी में। चाहे आप सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस से जुड़े हुए हैं चाहे नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इतना पता है अगर मेरी वजह से एक बच्चे का लाइफ बन जाता है तो ठीक है ना, कम से कम एक तो दुआएं देगा कि यस मैम की वजह से मुझे बेनिफिट मिला। बट मैं फिर से यही कहूंगी, ये समय निकल जाएगा। कभी कभी धूप और छांव चलती हैं, दुख और सुख आते रहते हैं। जब सुख निकलने में समय नहीं लगता है तो दुख भी ऐसे फटाक से निकल जाएंगे, पता ना चलेगा। तो इसलिए सब चीजों को इग्नोर करते हुए, सोशल मीडिया से दूर होते हुए, फाइनली एक फिर से दृढ़ निश्चय के साथ स्टार्ट कीजिए अपनी स्टडी। आज जो प्रोबेशन एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये एक्ट कहीं जुडिशरी में आता है तो कहीं जगह हाई जुडिशरी में भी आता है। तो अपन जुडिशरी और हाई जुडिशरी दोनों को लेके, यानी लोअर जुडिशरी और हाई जुडिशरी दोनों को लेते हुए इसको पढ़ेंगे। तो बात कर रहे थे हमारे द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, एक्ट नंबर 20। इसको मैं शॉर्ट में बोलती हूँ POA। क्या बोलती हूँ? POA, ताकि थोड़ा इजी हो जाए। जैसे CRPC है, CPC है।
ICA है, IEA है, IPC है, तो फिर इसको भी तो छोटा नाम होना चाहिए ना, तो इसका नाम मैंने दे दिया POA। बात करते हैं POA की, तो इसका टोटल 19 सेक्शन है। टोटल इसके अंदर कितने सेक्शन? 19, यानी इसके अंदर चैप्टर नहीं है। बाकी जनरली बताते हैं ना इसमें इतने चैप्टर हैं, इसमें ये है, ये है, इसमें डायरेक्ट सेक्शंस दिए गए हैं। और इसका कमेंसमेंट कब हुआ था? ये आया था 1958 में, बट इसका कमेंसमेंट 2 साल बाद राजस्थान में कब हुआ? 1 अक्टूबर 1962। एक वर्ड यूज किया मैंने, राजस्थान। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये एक्ट हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करता है। क्यों? क्योंकि ये एक्ट इक्विवेलेंट, किसके इक्विवेलेंट है? ये इक्विवेलेंट है CRPC सेक्शन नंबर 360 के। क्या कहा मैंने? ये एक्ट किसके इक्विवेलेंट है? ये एक्ट CRPC के सेक्शन 360 के इक्विवेलेंट है। इसलिए जहां पर ये एक्ट अप्लाई होगा वहां पर CRPC 360 अप्लाई नहीं होगी, वो साइलेंट रहेगी। और जहां पर ये अप्लाई नहीं होता है वहां पर CRPC 360 आएगा। अब आपको कब पता चलेगा कि इसका रोल क्या है? तो याद कीजिए CRPC। क्या याद करेंगे आप लोग? CRPC के अंदर देखिए सेक्शन, कौन से सेक्शन देखेंगे आप? देखेंगे 235, 248 और 255। मैंने आपके सामने 3 सेक्शन लिखे हैं, 235, 248 और 255। ये तीनों सेक्शन क्या है? ये तीनों सेक्शन ट्रायल के हैं। आप जब CRPC की तीनों सेक्शन जाके खोलेंगे तो वहां एक चीज नोट करेंगे, आफ्टर कन्विक्शन। क्या वर्ड यूज किया जाएगा वहां पे? आफ्टर कन्विक्शन 360 को देखेंगे, अर्थात कन्विक्शन के अनाउंसमेंट होने के बाद क्या देखा जाता है? 360, यानी प्रोबेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं। तो याद रखिएगा, एक लाइन लिखिए कि प्रोबेशन का बेनिफिट हमेशा आफ्टर कन्विक्शन और बिफोर पनिशमेंट, आफ्टर कन्विक्शन बिफोर पनिशमेंट मिलता है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? आफ्टर कन्विक्शन मतलब कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया है, बट आपको पनिशमेंट यानी जेल में सजा देने से पहले आपको प्रोबेशन का बेनिफिट देते हैं। यही प्री का क्वेश्चन है कि सेक्शन 4 इज दिस। क्या कहता है? प्रोबेशन का बेनिफिट कब मिलता है? आफ्टर कन्विक्शन मिलता है। कब मिलता है? आफ्टर कन्विक्शन। जबकि एडमोनिशन का बेनिफिट कब मिलता है? बिफोर कन्विक्शन। तो इसको अपन याद रखते हैं बिफोर कन्विक्शन और इसको याद रखते हैं आफ्टर कन्विक्शन। तो इसलिए ये 3 सेक्शन जाके देखेंगे, ये तीनों आफ्टर कन्विक्शन होता था। और बिफोर कन्विक्शन आपको एक्विटल कर दिया, बिफोर कन्विक्शन एडमोनिशन। अब एक और वर्ड यूज किया हमने, एक्विटल, यानी आपके पास 2 वर्ड आते हैं, एक्विटल और कन्विक्शन। अब पहले तो समझो ये एक्विटल और कन्विक्शन होता क्या है। एक को बोलते हैं दोष मुक्ति और एक को बोलते हैं दोष सिद्धि। हिंदी वाले अब थोड़े थोड़े शब्दों को इंग्लिश में सीखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कोर्ट में जब आप जाएंगे तो वहां कोई नहीं बोलता दोष मुक्ति दोष सिद्धि, वहां बोलता है एक्विट कर लिया है या कन्विक्ट कर लिया है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा ये चीजें सीखनी होगी। अब देखिए, जब भी आप 3 सेक्शन पढ़ेंगे, इन तीनों में पहली लाइन लिखी होगी कि बंदे को एक्विटल कर दिया, बंदे को एक्विटल कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। जब दोष मुक्त कर देते हैं तो ना तो प्रोबेशन एक्ट की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही CRPC की 360 की रिक्वायरमेंट होती है। बट जब बंदे को कन्विक्शन है, दोष सिद्धि कर दिया जाता है, तो फिर क्या आएगा? तो फिर या तो जहां पर प्रोबेशन एक्ट अप्लाई होता है तो प्रोबेशन एक्ट आएगा, और जहां प्रोबेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है वहां पर आपका CRPC 360 आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, ये कन्विक्शन और एक्विटल किसका एक्सटेंड है? आफ्टर ट्रायल, यानी जब मजिस्ट्रेट साहब ट्रायल करते हैं तो ट्रायल में या तो एक्विटल करते हैं या कन्विक्शन करते हैं। तो ट्रायल का मीनिंग क्या है? तो ट्रायल को CRPC में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। ट्रायल में क्या होता है? मजिस्ट्रेट अपने माइंड को यूज करते हुए, अपने किसी माइंड को, जुडिशियल माइंड को यूज करते हुए या तो एक्विटल करेगा या कन्विक्शन करेगा। तो ट्रायल का मौका कब आता है? तो ट्रायल से पहले होती है हमारे पास 2 बातें। यदि मैटर आपका FIR से आता है, यदि मैटर FIR से आता है तो ट्रायल से पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। और यदि मैटर कंप्लेंट केस पर आता है तो क्या हो सकती है? वैसे तो जनरली इंक्वायरी, बट जरूरत पड़े तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो अब आपके पास 4 नए वर्ड आ गए। एक वर्ड आ गया आपके पास FIR, एक वर्ड आ गया आपके पास कंप्लेंट, एक वर्ड आ गया आपके पास इन्वेस्टिगेशन और एक आ गया आपके पास इंक्वायरी। FIR को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। क्या कहा? FIR को CRPC में डिफाइन नहीं किया है, बट कंप्लेंट को किया है। कहां पर? 2D में। फिर इंक्वायरी को 2G यानी जांच,
ऐसे याद कर रखा है, टू जी जांच इंक्वायरी और देन इन्वेस्टिगेशन, टू एच। यानी प्रोबेशन एक्ट समझने के लिए ये सब पता होना जरूरी है, क्योंकि जब ये सब नहीं पता, ये एक्ट डायरेक्ट पढ़ के एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ लीजिए, बट अगर आपको नॉलेज चाहिए, देखो दो चीजें आपके लाइफ में, या तो ज्ञाता बन जाओ या जज बन जाओ। यदि आपको जज बनना है तो ज्ञाता नहीं बनना है, फिर उतना ही समझो जितना कानून में लिखा है, उससे एक्स्ट्रा मत समझो, क्योंकि कई बार ज्यादा समझना भी हानिकारक हो जाता है। कहते हैं ना अतिशयोक्ति अलंकार, अगर कभी हिंदी लिटरेचर पढ़ाओ तो देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार क्या कहता है कि ज्यादा पढ़ना भी हानिकारक होता है, लेकिन यहाँ एक्विटेड कन्विक्शन निकला है ट्रायल से। ट्रायल का मौका कब आता है, या तो एफआईआर हुई है या कंप्लेंट हुई है। एफआईआर कहाँ होती है आपकी, कहीं डिफाइन नहीं है। कंप्लेंट कहाँ है, 2D में है। एफआईआर के बाद हमेशा क्या आती है, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कहाँ करते हैं अपन, चैप्टर नंबर 12, कहाँ से कहाँ तक, 154 से 176 तक। और इंक्वायरी कहाँ करते हैं अपन, इंक्वायरी अपन को मजिस्ट्रेट कराती है। तो कुछ चीजें तो पता होनी चाहिए कि इंक्वायरी कौन कराता है, ट्रायल कौन करता है, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, इन सब के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। और ये सब नॉलेज कब होगा, जब आपके पास सीआरपीसी आपकी पकड़ में होगी। ठीक है, जो चलिए, तो यहाँ जब यहाँ से मैटर स्टार्ट होता है, यहाँ आता है, यहाँ जाता है, देन आता है हमारे पास ये, और ये बताता है कि कब प्रोबेशन का बेनिफिट देना है और कब सीआरपीसी 360 देना है। अब आता है प्रोबेशन क्या होता है। प्रोबेशन का मतलब क्या, एक प्रोबेशन पीरियड आपने सुना होगा, जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो स्टार्टिंग के जो मंथ होते हैं प्रोबेशन होते हैं, कहीं बार 6 मंथ, कहीं 1 ईयर, कहीं 11 मंथ, कहीं 2 ईयर, फिर उसमें सैलरी थोड़ी कम मिलती है। लेकिन जुडिशरी के अंदर प्रोबेशन में मेरे हिसाब से पूरे पैसे मिलते हैं, इसलिए अपने को प्रोबेशन से लेना देना नहीं है। एक तो प्रोबेशन वो होता है और एक प्रोबेशन ये होता है। इस प्रोबेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, ये कहता है कि मां के पेट से कोई ऑफेंडर पैदा होकर नहीं आता, समय काल और परिस्थितियां उनको ऑफेंडर बना देती है। सेम ऐसे ही मैं भी बहुत अच्छी लड़की हूँ, लेकिन आप लोग इंक्वायरी ऑफिस बना के रख देते हैं, मुझे फोन करते, मैम आरजेएस की एज कितनी है, अच्छा एडीजी के लिए कितनी एज है, अच्छा वैकेंसी कब आ रही है, अच्छा कितनी वैकेंसी आएगी। अब कितनी बार हंस के जवाब दो यार, आई एम नॉट इंक्वायरी ऑफिस ना, सो इन्हें यूनिक्लो क्लासेस चलाते हैं, ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद हम खुद ही आपको सारी चीजें बताएंगे, फिर तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आदत है ना कि नहीं परेशान करना है, तो वही परेशानी में क्या होता है, मैं अच्छी थी, मैं बुरी नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने इतना इरिटेट किया कि फिर चिढ़ के जवाब देना पड़ता है। सेम ये भी प्रोबेशन कहता है कि मां के पेट से कभी कोई ऑफेंडर पैदा नहीं होता है, समय काल परिस्थितियां उसको ऑफेंडर बना देती है, इसलिए एक बार उसको मौका दिया जाए प्रोबेशन पे छोड़ने का, शायद वो सुधर जाए। क्योंकि यदि मौका नहीं दिया तो हो सकता है चोरी करके अंदर जा रहा है, चोर बन के जा रहा है, और बाहर निकले तो डकैती करने लग जाए, डाकू बन के निकल जाए, तो एक बार मौका मिलना चाहिए। तो ये बताता हमारी पूरी कहानी, यानी इसका ऑब्जेक्ट प्रोबेशन एक्ट का। तो हायर जुडिशरी यानी राजस्थान हायर जुडिशरी के अंदर प्रोबेशन एक्ट आता है, और वहां पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोबेशन एक्ट। कैसा लगता है जुडिशरी, हायर जुडिशरी के अंदर, हायर जुडिशरी का जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट। तो ये पहला 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर कहां से लिखेंगे, तो आप देखिएगा अपना बैलेट ओपन कीजिएगा, जो आपका सेक्शन 1 है उसके जस्ट ऊपर देखिएगा इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस। फिर उसके अंदर इसके कुछ सेक्शन भी इंक्लूड हो जाएंगे। देन आता है आपके पास एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया। नाउ जम्मू एंड कश्मीर राज्य हट गया है, पुराना बैलेट है तो उसको लाइन को चेंज कर दीजिएगा। अब आता है सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 सबसे बढ़िया है, वही सेक्शन नंबर 1 जो सभी कानून का होता है, जैसे सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 1, सीपीसी का सेक्शन नंबर 1, टीपी का सेक्शन नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन नंबर 1, बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ है, आर्टिकल 393 में, बाकी सभी फर्स्ट है तो वहां पर नहीं है। तो शॉर्ट टाइटल ये आ गया आपका प्रोबेशन, एक्सटेंड ये आ गया होल ऑफ इंडिया, और कमेंसमेंट ये आ गया राजस्थान में 1 अक्टूबर 1962 को आया। नाउ सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन, किसकी बात करता है, डेफिनेशन। उसकी बहुत ही कम डेफिनेशन है। ए कोड की डेफिनेशन, बी कहता है आपके पास प्रोबेशन ऑफिसर, सी कहता है प्रिस्क्राइब्ड, और डी कहता है वर्ड एंड एक्सप्रेशन। अब आप कहिए मैं इसका भी डेफिनेशन क्लोज इंपॉर्टेंट है, यस। जहां पर एपीओ के एग्जाम की बात करती हूँ, प्रोबेशन एक्ट आता है और वहां पे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कोड की डेफिनेशन कहां दी गई, 2A में या 2B में, 2C में या 2D में, कंफ्यूज। इवन तो हायर जुडिशरी के अंदर भी प्री का एग्जाम होता है जहां पर वहां पर पूछ लेते हैं, और माइनस मार्किंग। अब आप टेंशन में
क्योंकि गलत लिखो तो नंबर कट जाए, और ना करो तो जीत उगता, अरे यार मुझे ये भी नहीं आता क्या, यानी मेरे को सेक्शन 1 भी नहीं आता क्या। तो यहाँ पे 2A कोड, कोड का मतलब क्या है, यहाँ पे कोड का मीनिंग सीआरपीसी, अर्थात ये पूरा किसके पैरेलल चलता है, सीआरपीसी के पैरेलल चलता है। देन आता है नंबर बी, प्रोबेशन ऑफिसर, ये हमारे काम की है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जुडिशरी में भी आता है, हायर जुडिशरी में आता है, व्हाट डू यू मीन प्रोबेशन ऑफिसर, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, तब आपके पास देखो ये काम आएगा। 2 का बी लिखना है, रीड विद सेक्शन नंबर 13 लिखना है, और सेक्शन नंबर 14, यानी 2 का बी बताता प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है, 13 बताता कौन उसकी अपॉइंटमेंट करेगा, और 14 बताता है आपको उसकी ड्यूटीज क्या है। अर्थात जल्दी ही सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस जो आपके आरजीएस मेन में लिखने की तरीके कैसे वो सिखाए जाएंगे। उसका रीजन ये है कि जब मैंने मेन लिखा है तो मुझे 3 में से 3 मार्क्स मिले हैं, 5 में से 5 मिला है, 5 में से 4 मिला है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिखने का तरीका जो है उसकी वजह से अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो मैं आपको तभी बता पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास मुझे ऐसे मार्क्स मिले हुए हैं, तो मेरा जो पैटर्न है उसको फॉलो कर सकते हैं। 3 में से 2.5 नंबर मिला है, 4 में से 3 मिला है, इवन तो 4 में से 4 भी मिले हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास आंसर जिनमें है। तो जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे कि मेन पेपर के अंदर राइटिंग कैसे होनी चाहिए, क्वेश्चन आंसर की राइटिंग कैसे होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास देखो 2 का बी 13 और 14 आ गया ना। 2C कहता है प्रिस्क्राइब। ये प्रिस्क्राइब जो है आपको सीआरपीसी में भी पढ़ने को मिलेगा, सीपीसी में। इसका मीनिंग है कि आपको कैसे काम करना है, जैसे किस एक्ट के रूल बताते हैं उस जैसे प्रिस्क्राइब किया गया वैसे आपको काम करना है। और 2D इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज अ वर्ड एंड एक्सप्रेशन। यहाँ के कानून को पढ़ोगे बहुत सारी बातें इसमें आएगी, देखना हम आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 9 जहां हम देखेंगे आपके विरुद्ध समन भेज रहे हैं, वारंट भेज रहे हैं, कॉग्निजेंस ले रहे हैं, तो यहाँ पे तो दिखाई नहीं है समन, वारंट, कॉग्निजेंस, फिर इसकी मीनिंग कहाँ समझेंगे। तो बोला इसका मीनिंग आप सीआरपीसी में समझेंगे। तो वर्ड एंड एक्सप्रेशन, जो भी वर्ड एक्सप्रेशन है यूज किए गए हैं बट उनका मीनिंग नहीं बताया गया है, उसका मीनिंग क्या है वो सीआरपीसी में बताए गए हैं। तो सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन, 2A कहता है कोड, 2B कहता है प्रोबेशन ऑफिसर, 2C कहता है प्रिस्क्राइब, और 2D कहता है वर्ड एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ तक तो को देख करते छोटा सा था। अब आता है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में यही है इस कानून की बात। सेक्शन 4 आरजीएसटी 2019 का क्वेश्चन भी था इसके ऊपर, और छोटा सा है तो नंबर भी इजी में ले सकते हैं। सेक्शन 3 पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन। क्या कहा कि कुछ ऐसा ऑफेंडर है जिनको हम छोड़ सकते हैं। कैसे छोड़ सकते हैं, तो देखिए इसके अंदर पढ़ने के लिए हमें कुछ की पॉइंट बनाने पड़ेंगे जिसको इजी कर सकते हैं। नंबर 1 कहता है कि ऐसा कोई बंदा जिसने आईपीसी के सेक्शन नंबर 380, 381, 382, 404 और 420, क्या कहा आईपीसी की 5 सेक्शन में कोई ऑफेंस किया है। तो 380, 381, 379, अच्छा इसमें हाँ इसलिए मैंने वेरीफाई किया, तो यहाँ पे आ गया अपने पास 379, 380, 381, 404 और 420। तो क्या कहा कि आईपीसी में यदि कोई ऑफेंस करते हैं जिसमें इन सेक्शन में कोई ऑफेंस आपने किया और साथ ही साथ आपने आईपीसी या अदर किसी लॉ में ऐसा ऑफेंस किया है जो 2 साल से अनधिक है, अर्थात 2 साल से कम का है। क्या कहा आपने आईपीसी के अंदर या अदर किसी लॉ में ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिसका पनिशमेंट कितना है, नो मोर देन 2 इयर्स, यानी 2 साल से कम। मोर देन 2 इयर्स नहीं होना चाहिए, लेस देन 2 इयर्स कर सकते हैं इसको, जो 2 साल या 2 साल से कम का है। तीसरा पॉइंट बनेगा, हम क्या करेंगे सर्कमस्टेंसेस। जबकि सर्कमस्टेंसेस बढ़ाएगा 2 बातें याद रखनी, पहला कंडक्ट ऑफ ऑफेंडर और दूसरा नेचर ऑफ ऑफेंस। यानी तुम्हें छोड़ने से पहले मैं क्या देखूंगी, कंडक्ट ऑफ ऑफेंडर और नेचर ऑफ ऑफेंस। और क्या करूंगी मैं, तो नंबर 4 कहता है मैं देखूंगी प्रीवियस कन्विक्शन तो नहीं हो चुका है। क्या कहा, प्रीवियस कन्विक्शन तो नहीं हो चुका है, अर्थात ये प्रीवियस कन्विक्शन क्या। आइए इस पर चर्चा करते हैं। पूर्व दोषित, क्या बोलते हैं इसको, पूर्व दोषित, इसको बोलते हैं प्रीवियस कन्विक्शन। ये प्रीवियस कन्विक्शन की कहानी बड़ी शानदार है। इस प्रीवियस कन्विक्शन का जो बड़ा बड़ा रोल है, आईपीसी में अगर प्रीवियस कन्विक्शन है तो 75 में आपको एनहांस पनिशमेंट मिलेगा। यदि प्रीवियस कन्विक्शन है तो सीआरपीसी के सेक्शन 298 में प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 14 को आपको पेश करना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 14 को, साथ ही साथ इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 54 को। यानी इस प्रीवियस कन्विक्शन का बहुत बड़ा रोल है।
एक बार अगर आपको किसी भी मैटर में कोई सजा हो गई तो अब आपको क्या क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा, अर्थात प्रीवियस कन्विक्शन जहां जो हो चुका है वहां आपको क्या क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रोबेशन का नहीं मिलेगा, एडमोनिशन का नहीं मिलेगा, प्ली बार्गेनिंग का नहीं मिलेगा, और क्या होता है आपके पास, प्ली बार्गेनिंग होगी, प्रोबेशन का, एडमोनिशन हो गया, और क्या होता है जैसे प्रीवियस कन्विक्शन होने पर हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे, सीआरपीसी का सेक्शन 360 का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पर भी नहीं मिलेगा और 360 में भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, और हो गया तो झेलाना चाहिए, अब कुछ नहीं मिलेगा, तो हमारा प्रीवियस कन्विक्शन। अब यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यदि आपको एक बार सेक्शन 3 का या सेक्शन 4 का पहले बेनिफिट मिल चुका है, यदि आपको एक बार सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट पहले मिल चुका है तो नाउ वो प्रीवियस कन्विक्शन काउंट होगा और दोबारा आपको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या कहा, दोबारा आपको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका मतलब एक ही बार मिलेगा। तो ये जो सेक्शन 3 है ये आपका आरजेएस मैन का क्वेश्चन है। ये जो सेक्शन 3 है जिस किसी भी जुडिशरी में प्रोबेशन एक्ट है वहां सभी जगह का मैन का क्वेश्चन है। अगर हाई जुडिशरी में जैसे कि राजस्थान हाई जुडिशरी में इसका सेक्शन है, ये एक्ट है, तो वहां पर क्वेश्चन आता है कि एडमोनिशन कब छोड़ा जा सकता है और एडमोनिशन पे छोड़ने के लिए क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं। तो बोला ये मैटर होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम एडमोनिशन पे छोड़ सकते हैं। और इसमें एक एक्सप्लेनेशन बड़ा काम का है, वो एक्सप्लेनेशन समझाता है कि एक बार 3 और 4 का बेनिफिट मिल गया तो दोबारा उसी मैटर में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन आता आपके पास एक केस लिखते हैं, केस का नाम लिखेंगे अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। क्या नाम लिखेंगे, अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में कहा गया ओनली पेटी ऑफेंसेस में ही सेक्शन 3 का बेनिफिट मिलेगा। क्या कहा, छोटे मामलों में ही सेक्शन 3 का बेनिफिट मिलेगा, बड़े मामलों में सेक्शन 3 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देख लीजिए अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। एक और केस आता है राम प्रकाश वर्सेस हिमाचल प्रदेश। क्या केस है, राम प्रकाश वर्सेस हिमाचल प्रदेश। इस केस में कहा गया है कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट एक बार ही मिलेगा। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट एक बार ही मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा, तो एक बार ही आपको मिलेगा। तो ये था सेक्शन 3 जो आपको बताता क्या है। अब सेक्शन 3 की एक और अच्छी बात बताते हैं, बात ये है कि ये का ये सेक्शन हम पढ़ते हैं पूरा कॉपी पेस्ट, कहां पढ़ते हैं हम, ऑब्लिक करके लिखेंगे सीआरपीसी सेक्शन नंबर 360 का सबसेक्शन 3। यहाँ सेक्शन 3 है और वहां पर सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 360 का सबसेक्शन 3 है। तो बस ये याद रखना है, यहाँ पर सेक्शन 3 है और सीआरपीसी का सेक्शन सबसेक्शन, वहां पे सबसेक्शन 3 है। तो सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन 3 एडमोनिशन। अब एक सवाल देखिए हमारा, ये एडमोनिशन का मीनिंग क्या होता है, डांट फटकार कर छोड़ देना। जैसे किसी 200 रुपए की चोरी की या 1000 रुपए की चोरी की, आपको जज साहब के सामने लेके जाते हैं तो जज साहब उसको डांट फटकार के छोड़ते हैं कि आगे से ऐसा नहीं करेगा, और किया तो सीधा जेल में। तो यहाँ पर देखो बिफोर कन्विक्शन, इसलिए मैंने कहा कि सेक्शन 3 कन्विक्शन करते ही नहीं है, बिफोर कन्विक्शन ही डांट फटकार के छोड़ देता। तो मैंने पहले लिखवा देता कि सेक्शन 3 बिफोर कन्विक्शन ही बेनिफिट दे देता है। अब आता है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 बड़ा काम का है, ये बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको रफ कर दूंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको वापस पॉइंट बनाने में आसानी रहेगी। हाँ जी, तो सेक्शन 4 बड़ा काम का है। सेक्शन 4 इसलिए काम का है कि सेक्शन 4 जुडिशरी के हर जगह क्या आता है, प्री मेन इंटरव्यू। क्या काम है, प्री मेन इंटरव्यू तक ये काम आता है। सेक्शन 4 के पहला सवाल क्या है, ये आफ्टर कन्विक्शन होता है लेकिन जेल में नहीं भेजा जाता है। क्या कहा, कन्विक्शन तो कर दिया पर हम आपको जेल में नहीं भेजेंगे। इसी के जैसे हमारे पास कुछ और सेक्शन भी हैं जिसमें जेल में भेजने के बाद भी बेचारे को प्रोबेशन पे छोड़ सकते हैं। जेल में भेज दिया और जेल से सजा काट के बाहर आया, देन प्रोबेशन का बेनिफिट दिया। यहाँ तो कहते हैं कन्विक्शन कर दिया, अब जेल में भेजने से पहले एक बार प्रोबेशन का बेनिफिट दे दो। बट एक और सेक्शन पढ़ते हैं जो कहता है जेल में भेजो, बाहर निकले तो सजा दो। कौन है वो सेक्शन, वो सेक्शन है सीआरपीसी सेक्शन नंबर 106। कौन है वो सेक्शन, सीआरपीसी सेक्शन नंबर 106। वहां कहता है कि मैंने आपको सजा दे दी,
आप अंदर चले गए, अब जिस दिन बाहर निकलोगे उस दिन से आपका प्रोबेशन का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, बॉन्ड भरवाया जाएगा। तो प्रोबेशन के पीरियड के लिए एक तो आफ्टर कन्विक्शन, पहली वर्ड क्या है उसका, आफ्टर कन्विक्शन। दूसरा वर्ड क्या आता है आपके पास प्रोबेशन के लिए, बॉन्ड भरवाते हैं। यहाँ पे बॉन्ड नहीं भराते हैं, यहाँ पे बॉन्ड भरवाते हैं। ये क्या हो सकता है, विद और विदाउट श्योरिटी। अब आपका सवाल आता है मेरा श्योरिटी क्या होता है, क्योंकि अक्सर गड़बड़ होती है बच्चों की श्योरिटी को लेकर, हिंदी बोलते प्रतिभूति। ये क्या है प्रतिभूति, तो जिस तरह से सिविल मैटर में यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका गारंटर होता है, गारंटी देता है आपके ट्रांजेक्शन को लेके, वैसे ही क्रिमिनल मैटर में आपकी तरफ से श्योरिटी देते हैं कि यदि राम नहीं आया तो श्याम कहता मैं आऊंगा, दिस इज श्योरिटी। तो क्या होता है, श्योरिटी आके क्या देता है, सिक्योरिटी देता है कि साहब मैं ये नहीं आया तो मैं आऊंगा, फिर उससे पैसे लिए जाते हैं। इसका डिटेल कहाँ पढ़ने को मिलेगा, इसका डिटेल पढ़ेंगे आप सीआरपीसी सेक्शन 121 से 124, और कहाँ पढ़ोगे 446 ए से लेके 450 तक, ये सारा इसका डिटेल वहां पे लिखा हुआ है। चलिए, तो ये दो बातें तो आपके प्री के क्वेश्चन से हैं। अब आते हैं आपको, जब मैं सेक्शन 4 का बेनिफिट दूंगी तो मुझे क्या क्या देखना होगा। तो बोला सेक्शन 4 का बेनिफिट देखने के लिए आपके पास सबसेक्शन है। सबसे पहला सबसेक्शन 1 ग्राउंड्स, क्या क्या ग्राउंड्स है। अब जो सबसेक्शन 1 है ना, उसमें बहुत सारे ग्राउंड्स देख लेंगे अपने, क्या काम है, सबसेक्शन 1 में बहुत सारे ग्राउंड्स है। ऐसे तो खुद ही सबसेक्शन 5 है, 1 2 3 4 5, बट अकेला सबसेक्शन 5 में 5 पॉइंट बनाएगा। पहला, अदर देन डेथ और लाइफ, यानी ये एक्ट कहता है कि मैं जब भी प्रोबेशन का बेनिफिट सिर्फ उन्हीं मामलों में दूंगी जो मामला डेथ पनिशमेंट और लाइफ इंप्रिजनमेंट से रिलेटेड नहीं हो। क्या कहा, जो मामला डेथ इंप्रिजनमेंट और डेथ पनिशमेंट और लाइफ इंप्रिजनमेंट से रिलेटेड नहीं हो। बड़ा अच्छा बढ़ाया अपने सामने, डेथ और लाइफ। डेथ इंप्रिजनमेंट हमारे यहाँ पे 302 बताता है, रेयर से रेयरेस्ट मैटर में दी जाती है, जो हाल ही में निर्भया कांड में दिया गया था, तो दी है वहां पर। किस केस में कहा था रेयर से रेयरेस्ट, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। सेकंड आता है लाइफ इंप्रिजनमेंट, इसको लेके बड़े पंगे, इस लाइफ इंप्रिजनमेंट को लेके बड़े पंगे हैं। लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है टिल डेथ। अब आप कहेंगे टिल रहते हैं तो मैं 14 ईयर्स नहीं होता है क्या, मैं 20 ईयर्स नहीं होता है क्या। तो देखिए टिल डेथ की हम बात करेंगे तो ये बात हम कहाँ पढ़ेंगे कि लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब टिल डेथ होता है। ये बात हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 53 में। 14 ईयर्स कब काउंट होंगे, ये बात पढ़ेंगे हम सेक्शन नंबर 55 में। 14 ईयर्स कब पढ़ेंगे, सेक्शन 55 में, और 20 ईयर्स ये पढ़ेंगे 57 में। अब सबसे हंसी की बात क्या है, ये 53, 56, 55, 57 है किसके, ये जब बात डेथ और लाइफ की चल रही तो ये बात आईपीसी 1860 की है। किसकी है, आईपीसी सेक्शन 1860 सेक्शन 53 लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब टिल डेथ ही होता है। 55 बताता है कि कब लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब 14 ईयर्स माना जाएगा, और 57 बताता है कि कब लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब 20 ईयर्स माना जाएगा। तो जनरल वे में लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब टिल डेथ है, आप अंदर ही विराजमान रहेंगे जब तक आप मर नहीं जाते। बट सिचुएशंस बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए चीजें भी बदलती रहती हैं, ये आपको भी पता है। कई बार लाइफ में बहुत सारे सपने देख लेते हैं, मैं ये करके दिखाऊंगा, मुझे ये करना ही करना है, बट आप सोच भी नहीं सकते, परिस्थितियां ऐसे बदल जाती हैं कि आप सोचते ही रह जाते हैं ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मेरी लाइफ में टास्क ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया, ये मोड़ कब से आ गया। जैसे मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता, ये क्या हो गया, ये तो सोचा ही नहीं था मैंने, अच्छा ये भी था, ठीक है आ गया तो एक्सेप्ट करो। कभी सोचा था कि हम हमारे उम्र में लॉकडाउन देखेंगे, कर्फ्यू देखेंगे, दादा परदादा से कहानियां सुनते थे, अब हम दादा परदादा बन के कहानियां सुनाएंगे, कैसा हुआ था बेटा मेरे जमाने में। लेकिन तब जब आप घर में विराजमान रहोगे भी तो कहानियां कैसे सुनाओगे उनको कहानियां सुनाने के लिए आपका खुद का पहले घर में रहना तो जरूरी है, जो आप नहीं रह रहे हो। तो वो सारी दिक्कतें हैं हमारी लाइफ में। तो यहाँ पर आईपीसी की 3 सिचुएशंस बताएगी। तो इन्होंने भी क्या कहा, सबसेक्शन 1 अदर देन डेथ और लाइफ, पहली शर्त। दूसरी शर्त, मैं जब भी आपको प्रोविजन का बेनिफिट दूंगा तो मैं क्या देखूंगा, तो क्योंकि देखो पनिशमेंट यहाँ बता दी, जबकि सेक्शन 3 आपने सेक्शंस बताए थे 379, 380, 381, 404, 420 आईपीसी लॉ 2 इयर्स।
तो इसने तो सीधे कह दिया अदर देन डेथ और लाइफ, इसका नाम सार्गुमेंट है। अब आता सर्कमस्टेंसेस, अभी भी मैंने आपको बताया सर्कमस्टेंसेस देखेंगे, वही दो बातें, ऑफेंस का नेचर और ऑफेंडर का कंडक्ट। चलिए ये भी देख लिया। तीसरा, मैं आपसे बॉन्ड भरवाऊंगी, कैसा, विथ और विदाउट श्योरिटी, कब, आफ्टर कन्विक्शन। ये सबका नंबर कब आएगा, आफ्टर कन्विक्शन। और फिफ्थ वन, कितने टाइम के लिए, 3 इयर्स के लिए, कितने टाइम के लिए, 3 इयर्स के लिए। तो पहला अदर देन, दूसरा सर्कमस्टेंसेस, तीसरा बॉन्ड भरवाएंगे, चौथा क्या था, आफ्टर कन्विक्शन होगा सारा काम, और कितने, 3 इयर्स के लिए होगा। ये है इसका सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन हमें प्रोवाइडेड भी दे रखा है, देखिएगा प्रोवाइडेड। ये प्रोवाइडेड समझाता है कि कौन सा मजिस्ट्रेट प्रोविजन का बेनिफिट देगा। तो बोला जिसके जुरिस्डिक्शन में ये बंदा रहता है या इसको सिक्योरिटी देने वाला बंदा रहता है। तो क्या कहा, जिसके जुरिस्डिक्शन में बंदा रहता है, बिजनेस करता है, प्रॉफिट के लिए वो कार्य करता है, तो उस बंदे के जुरिस्डिक्शन वाला मजिस्ट्रेट उसको प्रोविजन का बेनिफिट देगा। ये इसका प्रोवाइडेड भी साथ में कहता है। अब यहाँ पे एक और बात आती है सेक्शन सबसेक्शन 4 के 1 में। सबसेक्शन 4 के 1 में मेन चीज मैंने आपको सही बता दी, यस। यहाँ पर आता है आपके पास जो नई बात है वो ये है कि ये जो 3 इयर्स है ना, ये पहले भी सुना हुआ लगा आपको, कहाँ सुना था, याद कीजिए। ये अपन ने सुना था सीआरपीसी सेक्शन नंबर 106 एंड सेक्शन नंबर 110। याद आया? तभी मैंने कहा इसके साथ कुछ याद आ रहा है मुझे। क्या याद आया? यहाँ पर हम सुनेंगे कि सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 106 भी यही कहता है और सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 110, ये दोनों ही आपको कितने साल दिलाता है, दोनों ही आपको 3 साल दिलाता है। देन आता है आपके पास सबसेक्शन नंबर 2। सबसेक्शन 2 कहता है कि जब कभी भी मैं प्रोबेशन का बेनिफिट दूंगी, मैं प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट देखूंगी। क्या करूंगी? रिपोर्ट। मैं हूं मजिस्ट्रेट, इसकी रिपोर्ट देखी जाएगी। देन आता है सबसेक्शन नंबर 3। सबसेक्शन नंबर 3 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इज अ ब्रेकअप क्वेश्चन है कि मैं आपको प्रोबेशन के साथ साथ मैं आपको क्या कर सकती हूँ, मैं आपको सुपरविजन का ऑर्डर भी दे सकती हूँ। किसका ऑर्डर दे सकती हूँ? सुपरविजन। तो सबसेक्शन 3 कहता है सुपरविजन का ऑर्डर, और वो सुपरविजन का ऑर्डर कितना हो सकता है? 1 साल या 1 साल से अधिक भी हो सकता है। अंडरलाइन कर लीजिए, वो सुपरविजन का ऑर्डर 1 साल या 1 साल से अधिक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर गड़बड़ हो जाती है बच्चों के। हिंदी में देखिए, अपराधी को हम देंगे यहाँ पे सुपरविजन का ऑर्डर, और नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर, यानी 1 साल से कम का नहीं होगा। 1 साल या 1 साल से अधिक हो सकता है, 1 साल से कम का नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको सुपरविजन, ये एग्जाम के सवाल आता है कि प्रोबेशन का बॉन्ड भरवाते हैं 3 इयर्स के लिए, और सुपरविजन होता है मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम कितना भी, कितना ऑब्वियसली 3 साल से ज्यादा तो क्या देंगे अपन। देन आता है आपके पास सबसेक्शन नंबर 4। सबसेक्शन नंबर 4 में जाते हैं अपन। सबसेक्शन 4 कहता है कि मैं तुमसे बॉन्ड क्यों भरवाती हूँ, ताकि तुम दोबारा कोई ऑफेंस ना करो। तो आता है सबसेक्शन 4, एक बॉन्ड भरवाया जाएगा जो कहता है कि तुम दोबारा ऑफेंस नहीं करोगे। तो सबसेक्शन नंबर 4 दोबारा ऑफेंस ना करने के लिए बॉन्ड भरवाना। और सबसेक्शन 5 कहता है ऑर्डर की कॉपी देना। क्या किया सबसेक्शन 5? ऑर्डर की कॉपी दे देनी है। तो यहाँ पर ऑर्डर की कॉपी आपको दे दी जाएगी, और साथ ही ऑर्डर आपको समझाया जाएगा और दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 4 अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम बात करें सबसेक्शन 4 की, तो अब इस सेक्शन 4 की तो सेक्शन 4 के साथ अब हम लिखेंगे ऑब्लिक करके सीआरपीसी 360 का सबसेक्शन नंबर 1। अब सीआरपीसी 360 का सबसेक्शन नंबर 1 और ये काफी डिफरेंसेस में क्या हुआ, वहां हम पढ़ेंगे सीआरपीसी सबसेक्शन 1 हम पढ़ेंगे। उसमें हम 2 कैटेगरी देखेंगे। क्या कहा मैंने यहाँ पर? उसमें अपन 2 कैटेगरी, क्योंकि देखो जुडिशियल में क्वेश्चन जहां पे दोनों एक आता है ना, वहां जुडिशियल सवाल पूछ सकती है आपसे कि सीआरपीसी का 360 और सेक्शन नंबर 4 ऑफ प्रोबेशन एक्ट में क्या समानता है और क्या डिफरेंस है। ध्यान रखना, हायर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी दोनों में आ सकता है। सीआरपीसी 360 और सेक्शन नंबर 4 ऑफ पीओए में क्या डिफरेंस है। सीआरपीसी 360 पढ़ेंगे तो 2 कैटेगरी है, यानी एज डिफाइन है या एज नहीं है। एक आता है 21 ईयर से ऊपर, एक आता है 21 ईयर से कम तथा फीमेल, यानी ये सिर्फ मेल की बात करता है। इन्होंने 2 कैटेगरी बांट दिया कि 21 साल से ऊपर का बंदा कौन सा ऑफेंस करता है, ओनली फाइन या 7 इयर्स, 7
7 साल तक। और यहाँ पर आ गया अदर देन डेथ और लाइफ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव लिखा हुआ है कि ऐसा कोई बंदा जिसने डेथ पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजमेंट से रिलेटेड ऑफेंस नहीं किया है, या कोई महिला जो 21 साल से कम है। तो याद रखना यहाँ पर ऐसी कोई एज डिफाइन नहीं है, यहाँ सिर्फ कह दिया अदर देन डेथ और लाइफ। बट यहाँ 2 कैटेगरी चलेगी, 21 साल से ऊपर के लिए सिर्फ 7 साल तक, और 21 साल से कम और किसी भी उम्र की महिला के लिए जिसने ऐसा कोई ऑफेंस नहीं किया है जो डेथ या लाइफ है, तो हम उसको प्रोबेशन का बेनिफिट देंगे। जबकि यहाँ पर सबको दिया जा रहा है। बाकी सेम है, सर्कमस्टेंसेस वही चलेंगे, वही आपका प्रीवियस कन्विक्शन देखा जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम ही चलेगी। इवन दो सेक्शन 4 में मुझे याद नहीं है या तो लिखा है लिखा है, इसमें भी जब भी मैं आपको छोड़ूंगी तो प्रीवियस कन्विक्शन देखा जाएगा। मुझे याद नहीं, मैं लिखा है नहीं, प्रीवियस कन्विक्शन भी देखा जाएगा, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, तो जब भी कभी आप ये सेक्शन पढ़ो तो इसके साथ हमेशा आपको 360 का सबसेक्शन 1 पता हो सेक्शन 4 के साथ, और 360 का सबसेक्शन 3 पता हो सेक्शन 3 के साथ। देन आता है आपके पास अधिक जानकारी के लिए क्लास ज्वाइन करें। देन आता है सेक्शन नंबर 5 को पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आज का हमारा समय कंप्लीट हो चुका है, तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले कुछ बताना चाहूंगी मैं आप लोगों को कि जुडिशरी की प्रिपरेशन कैसे करें। नई जुडिशरी आ रही है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हम एग्जाम दे पाएंगे, टेंशन फ्री रहो, सब दे पाएंगे। तो मुझसे कैसे जुड़ना है, मुझे पता है आप कई लोग बंद करके चले जाएंगे, हो गया हमारा काम। मैम का प्रचार क्या सुनना है, मैम तो रोज प्रचार करती है, क्योंकि जैसे मैम ये देती है तब तक तो मजा आता है, जैसे मैम आर निकाल देती है वैसे बटन बंद हो जाता है, कोई नहीं। लेकिन जिनको सुनना वो सुनिए कि यहाँ पर हमारे पास जुड़ने के लिए ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। बट ऑनलाइन क्लासेस में आपके पास इंटरनेट सेवा मजबूत होनी चाहिए। साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस में आप आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए अब थोड़ा समय है, जब तक कि सरकार दोबारा आदेश न दे दे तब तक नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी प्राप्त है, मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था, स्ट्रेटेजी मिलती है, बट स्ट्रेटेजी इंक्लूड होती है टेस्ट सीरीज में, ऑनली स्ट्रेटेजी नहीं मिलती है। अर्थात आप या तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, सारी सुविधा ले सकते हैं, या टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हैं तब भी आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, मोटिवेशनल वीडियो सब कुछ है। तो सूर्य नदी यूनिक्लो क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। सारे स्टेट के एक साथ करते हैं तो उसकी फीस अलग होती है, क्या कहा, ऑल स्टेट करते हैं यानी पूरे ऑल इंडिया की करते हैं तो उसकी फी अलग होती है, और स्टेट वाइज करते हैं, स्टेट सबकी अलग अलग फी होती है। उसका रीजन ये है क्योंकि फोकस हमेशा एक को ही करना होता है, या 2 को करना होता है, 3 को। आप सबको साथ लेके चलेंगे ना तो कभी सफल ही नहीं हो पाएंगे। लेकिन मेरे क्या है, सब साथ पढ़ते हो तो फीस ज्यादा ले लूंगी, लेकिन जब एक ही पढ़ रहे हो तो पूरी फीस क्यों लूं, इसलिए मैंने उसको भी डिवाइड किया। क्योंकि आप में से कई बच्चे कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सही पकड़े हो, क्योंकि मैं भी इंडिया की वो लड़की हूँ, कमाओ पढ़ो पढ़ो कमाओ, और मुझे पता है मैंने भी स्ट्रगल किया है, लेकिन कभी से फीस नहीं माफ मांगी किसी से। मुझे पता है कि जब मुझे कुछ कर दिखाना है तो फीस तो देनी पड़ेगी, जब मुझे लाखों रुपए की नौकरी ज्वाइन करनी है तो फी पे करनी होगी, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। बट जिनके पास नहीं है कोई इशू नहीं है, वो खुद से मेहनत करे, किसी ने रोका नहीं है आपको। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बंदा कोचिंग जाकर ही पढ़े, और आजकल तो यूट्यूब पे इतनी सुविधाएं हैं। जितने भी बच्चे कहते हैं ना हम सेल्फ स्टडी से जो सक्सेस हुए हैं, इन्हें जुडिशरी, IAS, RS, SSC, बैंक, हर सेक्टर में वो बच्चे बोलते हैं सेल्फ स्टडी की, जबकि उन बच्चों को मदद करने के लिए पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल था। इतने सारे लोगों को पढ़ाते, इतने सारे लोग पढ़ाते पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन वो श्रेय नहीं देते किसी को हमने इनसे पढ़ा है। पता नहीं क्यों उनको तकलीफ होती है किसी को बेनिफिट देने के लिए, या किसी को ये कहने के लिए भैया इनसे कुछ सिखाएं। ठीक है, उनका अपना थॉट है, लेकिन आपकी मदद करने के लिए यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं। जो पे नहीं कर सकता, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए हर इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ आपको दे रहा है। और अगर सीखने वाला और सीखने की ललक हो तो थोड़े से में बहुत कुछ सीख सकता है, और सीखने की ललक नहीं हो तो फिर वो हमेशा ऐसे ही करता रहता है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं अफोर्ड नहीं। आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप एक बार सोचिए तो सही, मैं कर सकता हूँ, खुद से करेंगे आप। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन, 2A कोड, 2B प्रोबेशन ऑफिसर, 2C प्रिस्क्राइब, 2D वर्ड एंड एक्सप्रेशन, सेक्शन नंबर 3 एडमोनिशन, सेक्शन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, प्रोबेशन, सेक्शन नंबर 5 कहता है मैं कंपनसेशन लूंगा, तो सेक्शन नंबर 6 कहता है कि भैया 21 ईयर से कम वाले को मैं जेल में नहीं भेजूंगा, तो सेक्शन नंबर 7 कहता है कि रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, तो सेक्शन नंबर 8 कहता है क्या कंडीशन में वेरिएशन किया जा सकता है, तो
तो सेक्शन नंबर 9 कहता है हाँ बट तुम ब्रीच करोगे तुम्हें फिर से पकड़ के लाएंगे। तो सेक्शन नंबर 10 कहता है सिक्योरिटी कैसे लेनी पड़ेगी। तो 11 कहता है कि क्या अपीलेट कोड, क्या रिविजनल कोड भी प्रोबेशन का बेनिफिट दे सकता है या नहीं दे सकता। सेक्शन 11 बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना। फिर सेक्शन नंबर 12 कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा। 13 अपॉइंटमेंट, 14 पढ़ेंगे पार्ट्स, 15 पढ़ेंगे भैया ये क्या है, पब्लिक सर्वेंट है या नहीं। 16 कहता है गुड फेथ में की प्रोसीडिंग पर सजा नहीं मिलेगी। 17 कहता है रूल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, प्री का सवाल है। 18 क्या कहता है इंडियन एक्ट पर ये अप्लाई नहीं होगा। और 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर प्रोबेशन एक्ट अप्लाई होगा वहां सीआरपीसी सेक्शन 360 अप्लाई नहीं होगा। आज के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, आराम से रहिए, प्लीज सरकार को मदद कीजिए। और जो लोग सड़कों पे आ चुके हैं उनको मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है। सरकार ने आपसे अपील की थी कि आप जहाँ हैं वहां रहिए, हम मदद कर रहे हैं। आप कहते सरकार ने पैसे नहीं भिजवाए, सरकार ने खाना नहीं भिजवाया, आप मान सकते इस बात को। हम जैसे लोग भी दिन भर काम करते रहते हैं, कहीं पैसा भिजवा रहे हैं, कहीं खाना भिजवा रहे हैं, और सरकार भी भिजवा रही है। शर्म आती है मुझे उन लोगों पर जिनके घर में ऑलरेडी बहुत सारा पड़ा है, फिर भी ले लेके अंदर रख रहे हैं। अरे प्लीज उनकी मदद कीजिए ना, जो सड़कों पे घूम रहे हैं। मैंने एक बार अपने स्टेटस पे लगाया था, इंडिया में कोई गरीब नहीं है, अगर वाकई मदद करनी है तो उनकी कीजिए। उन स्टूडेंट्स की कीजिए जो घर से दूर बैठे, जहाँ हॉस्टल वालों ने उनको मना कर दिया है। उन वर्कर्स की कीजिए जिनको फैक्ट्री वालों ने बाहर निकाल दिया है। उन लेबर्स की कीजिए जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उनकी मदद कीजिए। अगर सरकार को वाकई कुछ करना है तो बस सर्विसेज बढ़ा दीजिए, 3-4 ट्रेनें चलवा दीजिए। क्या करें, दुख होता है हमारे यहाँ पे। लोग पुलिस को मार रहे हैं, पुलिस लोगों को मार रही है। पुलिस कब मारती है, जब आप अति करते हो। ऐसे कोई किसी को नहीं मारता, टच भी नहीं करता है। और लोग क्या कर रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अपने पुलिस भाई बहनों से, छोड़ दो इनके हाल पर। सब इनकी जान बचाने के लिए तुम क्यों मार खा रहे हो। लेकिन अगर वो ऐसा सोचने लग गए ना तो पूरा इंडिया का सफाया हो जाएगा। खुद से एफर्ट कीजिए ना, खुद से, कि मैं करके दिखाऊंगा। हाँ मैं बैठ जाता हूँ। हम 90 दिन व्रत करके भूखे रह, बिना खाना खाए रह सकते हैं। संथारा लेते हैं लोग, सुना होगा संथारा। वो 90 डेज 100 डेज बिना खाना पीना पानी के जी लेते हैं वो लोग। फिर जाके कहीं जाके वो भगवान से उनका मिलन होता है। तो क्या हम 4 दिन नहीं रह सकते, और रह पालेंगे ना। हो गया कोरोना, फिर क्या कर लोगे, ये वायरस तो वैसे ही खत्म कर देगा। और जिनको सब कुछ मिल रहा है, 23 साल की उम्र में आदमी मर जाता है, 18 साल की उम्र में अटैक आ जाता है। क्या कर रहे हो आप लोग, आप क्यों सरकार की मुसीबतें बढ़ा रहे हो। आप हर रोज बस सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती। आप खुद क्या कर रहे हो, एक बार देखो तो सही अपने आप में जाकर। अब आप कहेंगे उर्मिला मैम को देखो फालतू समाज सेवी बनने जा रही है। बात समाज सेवी की नहीं है, बात यह कि आपकी जान बचाने के लिए वो दिन भर काम कर रहे हैं। वो बेचारे घर में बैठ जाए तो आपको तकलीफ, वो सड़कों पर आ जाए तो आपको तकलीफ। आपको हर वक्त क्यों तकलीफ है। क्या हम अपने आप को नहीं देख सकते। यदि हम सब अपने आप को देख लें तो किसी पर ऑब्जेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी क्या। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आप हमेशा लोगों को ब्लेम करते रहते हो। इसने ये नहीं किया, इसने, अरे तुम खुद तो कर लो। जिस दिन तुम खुद से करने लगे ना, ब्लेम करना खत्म हो जाएगा। तो प्लीज 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 घर में रहिए, सेफ रहिए और सरकार की मदद कीजिए, बाहर आकर नहीं, घर में रहकर। आज के लिए धन्यवाद। मेरी बातें बुरी लगी तो मैं माफी चाहती हूँ लोगों से, कान पकड़ कर। तो प्लीज घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए, ताकि आप भी सेफ रहेगी और इंडिया भी सेफ रहेगा और संसार को बचाया जा सकता है। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। बात कर रहे थे हम जुडिशरी के एग्ज़ाम की। जुडिशरी के एग्ज़ाम को लेके काफ़ी सारी असमंजस हैं। अभी जो समस्या चल रही है उस समस्या में भी अपनी दिक्कत हो रही है, हम पढ़ाई करें या नहीं करें, कैसे करें। ये समय है ही ऐसा, हम सबको मिलकर साथ चलना होगा, समय खुद निकल जाएगा। इसी के साथ हम बात कर रहे थे प्रोबेशन एक्ट की, जो हमारा रिमेनिंग रह गया था। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसी प्रोबेशन एक्ट को। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे लास्ट वीडियो या कहीं ऐसे वीडियो हैं जहाँ पर वॉइस का थोड़ा सा दिक्कत रहता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो मेरे पास बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, बट मैं कोशिश करती हूँ जो भी मेरे पास है, जिससे भी मैं कर सकती हूँ उसको दूँ। तो वो जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। जब भी आप मेरी वीडियो से पढ़ते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, साथ में बैरेक लेके बैठे, तो जो थोड़ा सा जो आपसे मिस हो रहा है वो बैरेक खुला रहेगा तो आपका ठीक हो जाएगा। पहली बात। सेकेंड, हम बात कर रहे थे यहाँ पर मेरी जो वीडियो हैं शॉर्ट होते हैं, कंप्लीट नहीं होते हैं। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि उनको मैं कंप्लीट करती जाऊँ, ठीक है। तो इसी को लेके आज हम प्रोबेशन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि प्रोबेशन एक्ट एटलीस्ट मैं आपको
आपको कंप्लीट पढ़ाऊँ, एक एक्ट आपके पास हमेशा के लिए रहेगा। तो लास्ट क्लास में अपन ने प्रोबेशन एक्ट पढ़ा था, जो पढ़ा था सेक्शन नंबर 1 2 3 4। एक और बात बताना चाहूँगी, जब मैं पढ़ाने खड़ी होती हूँ तो वे चलता है, रूटीन चलता रहता है, तो कई बार कोई सेक्शन निकल जाता है। यानी जैसे मान लीजिए मुझे लिखना था 141 और मेरे मुंह से 140 निकल गया, लेकिन मेरी भावनाएं 141 कहती है। सेम वैसे ही जैसे कि आपके साथ भी एग्जाम में होता है, आप सोच ए रहे होते और गलती से बी गोला भर जाता है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही यूट्यूब पे एक बार जो मैंने बोल दिया तो फिर अब वो चेंज नहीं हो सकता, तो मैं नीचे कमेंट में लिख लेती हूँ कि भाई इसमें ये होगा। और कई बार आप खुद समझ जाते हो कि मैम को कहना यही था, मैम ने क्या ये दिया, क्योंकि जब इतने सारे एक्ट याद हैं तो एक छोटे से सेक्शन की गलती तो हो नहीं सकती, बट वो निकल जाता फटाफट में। तो वो एक बार हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता यूट्यूब में, तो मैं नीचे कमेंट में लिख लेती हूँ, इसलिए कहती हूँ डायरेक्ट लेकर बैठे। आइए हम स्टार्ट करते प्रोबेशन एक्ट। हमने लास्ट क्लास में किया था सेक्शन नंबर, हमने कौन कौन से कर लिए थे, सेक्शन 1 किया था अपन ने, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। जब ये 4 सेक्शन किए थे तो इसके साथ हमने कुछ आईपीसी को भी देखा, कुछ सीआरपीसी को देखा। क्यों? क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट है और क्रिमिनल के लेकर हमें कुछ प्रोविजंस भी पता होने चाहिए। तो सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज, 2 का ए कोड, 2 का बी प्रोबेशन ऑफिसर, 2 का सी प्रिस्क्राइब और 2 का डी क्या था अपना वर्ड एंड एक्सप्रेशन। सेक्शन नंबर 3 एडमोनिशन और सेक्शन नंबर 4 पढ़ा प्रोबेशन। सेक्शन 4 प्रोबेशन हमें और कहाँ देखने को मिलता है, सीआरपीसी में। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 5। अब आप मुझे बताइए कि सेक्शन 4 में हमने अक्यूज्ड को प्रोबेशन का बेनिफिट दे दिया तो विक्टिम कहता सर मेरी क्या गलती थी, मुझे भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए, आपने अक्यूज्ड को तो छोड़ दिया, तो मैंने कौन सी गलती की, तो उसको क्या दिलाएंगे हम, डैमेजेस, उसको क्या दिलाएंगे, कंपनसेशन, उसका जो लॉस हुआ वो। एग्जाम्पल, ए नामक एक अक्यूज था, उसने बी के गले में झपटा मारा और सोने की चेन ले ली। अब वो सोने की चेन टूट गई, आधी गुम हो गई, आधी वो अक्यूज लेके भाग गया। जब अक्यूज को फर्स्ट टाइम चोरी करने के लिए उसको माफी देते हैं तो अक्यूज से क्या कहेंगे, उसकी चेन तो लौटा दो, जो टूटी है उसका कंपनसेशन दे दो ताकि वो ठीक करा ले। तो आइए सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 भी यही कहता है कंपनसेशन दीजिए और कॉस्ट दीजिए। अब कंपनसेशन कॉस्ट कैसे मिलेगी, ये कोर्ट का एडिशनल ऑर्डर है, अर्थात सेक्शन नंबर 4 के साथ कोर्ट सेक्शन 5 का भी ऑर्डर दे सकते हैं कि आप कंपनसेशन और लॉस्ट पे कीजिए। इसमें 3 सबसेक्शन दिए गए हैं। सबसेक्शन 1 इज एडिशनल ऑर्डर कि इसको जो भी लॉस हुआ है, जो भी इंजरी हुई है वो आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो कंपनसेशन है, क्या वर्ड यूज किया, कंपनसेशन, वो कैसे रिकवरी की जाएगी, तो सबसेक्शन 2 कहते हैं कंपनसेशन की रिकवरी एज ए फाइन की जाएगी। कैसे की जाएगी, फाइन के रूप में रिकवरी होगी। देखिए वहां पे 386 और 387 लिखा हुआ है, ये हमारी 1898 की सीआरपीसी के सेक्शन है। अब हमारी सीआरपीसी कौन सी है, 1973 की सीआरपीसी आ गई, तो वहां पर ये सेक्शन क्या हो जाएंगे, 421 और 422। तो वो दोनों सेक्शन चेंज होकर अब नई सीआरपीसी में क्या बन जाएंगे अपने, 421 और 422। तो एक तो उसको करेक्शन कर लीजिए, हालांकि कई बैरक में करेक्शन है पर जिनमें नहीं वो करेक्शन कर सकता है। अब यहाँ पर एक लाइन लिखिए कि क्रिमिनल मैटर में कंपनसेशन की रिकवरी, क्रिमिनल मैटर में कंपनसेशन की रिकवरी फाइन के रूप में की जाएगी। किसके रूप में की जाएगी, फाइन के रूप में की जाएगी। वेरेज सिविल मैटर में कंपनसेशन की रिकवरी एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, कैसे की जाएगी, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। बस ये हमें ध्यान रखना है। यहां पर कंपनसेशन कैसे लेते हैं, एज ए फाइन, और सिविल मैटर में कंपनसेशन कैसे लेते हैं, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये आपको कई कानूनों में देखने को मिलेगा, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो सबसेक्शन 1 एडिशनल ऑर्डर, सबसेक्शन 2 फाइन, सबसेक्शन 3 कहते हैं जो भी एक्स्ट्रा डैमेजेस हैं। जैसे एग्जांपल, मैंने राम नामक व्यक्ति पर 2 केस लगाया, सिविल भी और क्रिमिनल भी, लाइक ए डिफेमेशन। सिविल आपको कंपनसेशन दिलाता है और क्रिमिनल आपको पनिशमेंट भी देता है और कंपनसेशन दिलाता है। आपको कैसे पता चला कि क्रिमिनल भी आपको कंपनसेशन दिलाता है, तो याद कीजिए सीआरपीसी सेक्शन नंबर 357। जब सीआरपीसी का सेक्शन 357 पढ़ेंगे तो क्लियर लिखा है कि जो फाइन होता है वो फाइन एज ए कंपनसेशन यूज किया जाता है। तो राम को सिविल में भी कंपनसेशन देना पड़ा और क्रिमिनल में भी देना पड़ा, तो दोनों को काउंट कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, दोनों को काउंट कर लिया जाएगा इनटू अकाउंट। देखिए इनटू अकाउंट यानी अमाउंट, तो उसमें क्योंकि ऐसा थोड़ी है सिविल में दिया 10,000, क्रिमिनल ने कहा 20,000, टोटल 30,000 नहीं मिलेगा, तो दोनों को मर्ज करके जो हाईएस्ट होगा
वो दे दिया जाएगा, या जो रिजनेबल होगा वो दे दिया जाएगा। तो थर्ड वन कहता है इनटू अकाउंट एनी अमाउंट। तो सबसेक्शन 1 एडिशनल ऑर्डर देना, सबसेक्शन 2 कंपनसेशन की रिकवरी एज ए फाइन की जाएगी, और सबसेक्शन 3 इनटू अकाउंट एनी अमाउंट। ये सेक्शन 5 जुडिशरी के मेन एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। नाउ सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 6 कहता है हम क्या करने वाले, जो भी 21 साल से कम के बच्चे हैं उनको कोशिश की जाएगी जेल में नहीं रखा जाएगा। और यही प्रोविजन अब हमारे पास जेजे एक्ट में भी है। जेजे एक्ट ने भी कह दिया कि 21 साल से कम के बच्चे को जेल में नहीं रखेंगे। तो जेजे एक्ट काफ़ी अच्छी बात बताता है, लेकिन यहाँ पर पहली शर्त क्या है? अदर देन लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट आ गई तो डेथ पनिशमेंट का तो इंक्लूड है। अर्थात सबसेक्शन 1 कहता है कि किस साल के बच्चे ने ऐसा कोई ऑफेंस किया जिसमें डेथ पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, उसके अदर देन कोई ऑफेंस करता है तो हम उसको जेल में नहीं भेजेंगे। बट उसके अदर देन अगर मान लीजिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑफेंस किया, किसी का मर्डर किया, तो क्या जेल में भेजेंगे? प्रोबेशन ने कहा मेरी तरफ से जेल में भेज दीजिए। भली बात जेजे एक्ट क्या कहता है वो जेजे एक्ट में देखेंगे, लेकिन जेजे एक्ट ने भी बड़ा दिमाग लगाया। वहां पर उन्होंने 18 ईयर्स तक ही रोक दिया कि 18 ईयर से कम का बच्चा होगा तो हम उसको जेल में नहीं भेजेंगे, बट 18 से ऊपर का होता है तो कर सकते हैं, उसको जेल में भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे पहला अदर देन लाइफ, जब लाइफ है तो डेथ ऑटोमेटिकली आई जाएगी। देन सबसेक्शन 2 किसकी रिपोर्ट पर देखा जाएगा? रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। जब ये अपन को डिसीजन देना है कि मुझे इसको जेल में नहीं भेजना है तो हम एक बार प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट देखेंगे। अगर उसकी रिपोर्ट को देख के लगा कि मैटर ऐसा है, अगर उसको जेल में भेजना पड़े तो भेजेंगे, तो वहां पर रीजंस लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 6 आरजेएस प्री का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आइए सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है? कंपनसेशन। 6 कहता है हम उसको 21 साल से कम के बंदे को जेल में नहीं भेजेंगे, बट यदि उसको भेजा तो उसके रीजंस लिखने पड़ेंगे क्यों उसको जेल में भेजने की रिक्वायरमेंट पड़ी। देन आता सेक्शन नंबर 7 कहता है कि जो भी प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट होगी वो कॉन्फिडेंशियल होगी। तो कहाँ पर रिपोर्ट दी इसने प्रोबेशन ऑफिसर ने अपन को? एक तो दी सेक्शन नंबर 4 का सबसेक्शन 2 और एक सेक्शन नंबर 6 का सबसेक्शन 2। एक तो ये रही, एक अपने लास्ट में पढ़ी थी लास्ट क्लास में, तो इन दोनों की रिपोर्ट। लेकिन प्रोवाइडेड कहता है कि जब जब जरूरत पड़ी तो अपन अक्यूज्ड को भी रिपोर्ट बता सकते हैं। बाकी कॉन्फिडेंशियल है, बनेगा तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, अन्यथा नहीं बनेगा। तो सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 3 एडमोनिशन, सेक्शन नंबर 4 आपका प्रोबेशन, सेक्शन नंबर 5 कंपनसेशन एंड कॉस्ट, सेक्शन नंबर 6 कहता है आपके 21 साल से कम का बच्चे को, और 7 कहता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। नाउ सेक्शन नंबर 8 जुडिशरी का मेन का एग्जाम का क्वेश्चन है। हायर जुडिशरी में भी आता है, लोअर जुडिशरी में आता है। आइए सेक्शन नंबर 8 टी का क्वेश्चन भी आता है। वेरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोबेशन। क्या प्रोबेशन की कंडीशन में वेरिएशन किया जा सकता है? क्या परिवीक्षक की शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है? यस, प्रोबेशन की शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है। पहला सवाल प्री का, किसकी एप्लीकेशन पर? ए प्रोबेशन ऑफिसर की, बी अक्यूज्ड की, सी विक्टिम की, डी ऑल ऑफ द अबव। किसकी एप्लीकेशन पर प्रोबेशन की शर्तों में वेरिएशन किए जा सकते हैं? तो सबसेक्शन 1 कहता है प्रोबेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन पर जब देख के लगता है कि यस कंडीशन में हमें वेरिएशन करना है तो वेरिएशन किया जा सकता। बट इस बट में बड़ी अच्छी बात है, किसी भी कंडीशन में प्रोबेशन का टाइम 3 ईयर से अधिक का नहीं होगा। जो 3 साल अपन ने दिए थे सेक्शन 4 में, कहाँ दिए थे अपन ने? सेक्शन नंबर 4 में। वो किसी भी परिस्थिति में जो है चेंज नहीं होगा, मतलब 3 से अधिक नहीं होगा। 3 से कम कर सकते, 1 दिन, 1 घंटा, 1 महीना, 1 सप्ताह, लेकिन लास्ट मैक्सिमम 3 साल। सबसेक्शन 2 बड़ा काम का है। जैसे ही प्रोबेशन की शर्तों में चेंजेस किया, जो आपका श्योरिटी था उसने कंडीशन मानने से मना कर दिया। वो कहता है मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मैंने इसलिए थोड़ी दी आपको कंडीशन, श्योरिटी इसलिए थोड़ी ना दी कि भाई आप जब चाहो जो चीज़ें चेंज कर लो। श्योरिटी ने हाथ खड़े कर लिया कि मैं तो अब इन शर्तों के अकॉर्डिंग इसका श्योरिटी बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो नाउ अक्यूज्ड को न्यू बॉन्ड देना पड़ेगा। अगर नया बॉन्ड नहीं देता है तो अपन उसको जेल में भेज देंगे। तो न्यू बॉन्ड भरना पड़ेगा, नया जरूरत पड़ी तो नया श्योरिटी भी लाके देना पड़ेगा। सबसेक्शन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर प्रोबेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन को देखकर लगता है कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, ऑफेंडर बदल चुका है, अब हमें उसको सुपरविजन में रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोबेशन में रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके द्वारा जो बॉन्ड भरा गया है उस बॉन्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि अब जरूरत ही नहीं है। बॉन्ड का मतलब है बाउंड है। अगर किसी ने भी ऑफेंस किया ना,
सबसे पहले पुलिस आपको पकड़ने आएगी, इसलिए वो बॉन्ड यानी वो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके ऊपर से हटनी जरूरी है। तो सेक्शन नंबर 8 हमारे लिए काफ़ी काम का है, शर्तें हैं। तो क्या याद रखना है, सबसेक्शन 1 प्रोबेशन ऑफिसर के एप्लीकेशन पर, सबसेक्शन 2 न्यू बॉन्ड लाके देना पड़ेगा, और सबसेक्शन 3 कहता है कब उसके बॉन्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 3 एडमोनिशन, सेक्शन नंबर 4 प्रोबेशन, सेक्शन नंबर 5 कंपनसेशन एंड कॉस्ट, सेक्शन नंबर 6 21 साल से कम का, सेक्शन नंबर 7 कॉन्फिडेंशियल, सेक्शन नंबर 8 वेरिएशन। अब सेक्शन नंबर 9 बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी जो 8 और 9 है ये वैसे भी आरजेएस में 2013 में आ भी चुके हैं। कब आ चुके हैं ये? आरजेएस में 2013 में आ भी चुके हैं। फिर से आने की उम्मीद है क्योंकि छोटा सा एक्ट है तो सवाल तो इतने घूम फिर के बनते हैं। अब सेक्शन 9 क्या कहता है कि भैया जो 8 में तुम पर हमने शर्तें लगाई थी, सेक्शन 4 में तुम पर शर्तें लगाई थी, यदि तुम उस शर्तों को फुलफिल करने में फेल हो जाते हो तो क्या होगा। तो आइए सबसेक्शन 1 को ध्यान से समझना है। यहाँ पे 2 वर्ड यूज़ किए हैं, समन एंड वारंट। याद रखना, जब आपका श्योरिटी होगा, आपको एक चीज़ पता होगी कि जब कभी भी आपको पकड़ते हैं फिर हम बॉन्ड भरवाते हैं, एक वर्ड आता है विद और विदाउट श्योरिटी, यानी बॉन्ड हमेशा इंडिविजुअल अपना होता है। तो सवाल है मैम ये बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है अपने आप को लाइबल करना। सेम वैसे ही जब आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने जाते हो, आपसे बॉन्ड भरवाते ना, 1 महीने की सैलरी या 2 महीने की सैलरी, अगर बिना नोटिस के आप छोड़ के गए तो हम आपके पैसे जो आप सबमिट करें वो हमारे पास रह जाएंगे। इवन दो गवर्नमेंट में भी कुछ ऐसी जॉब हैं जहाँ पे आपसे बॉन्ड भरवाते हैं, उससे पहले यदि आपने नौकरी छोड़ी तो आपको इतने लाख रुपए भी भरने पड़ेंगे, तो वो सिविल मैटर है। सिर्फ वैसे क्रिमिनल में आप अपने आप को बाउंड करते हो कि जैसा इस ड्यूरिंग अगर कुछ होता है तो आप मुझे पकड़ के लिया ना, मुझे सजा दे देना। ये तो हो गया बॉन्ड इंडिविजुअल। फिर आता है अपने पास श्योरिटी, और एक वर्ड आता है सिक्योरिटी। ये जो सिक्योरिटी और श्योरिटी वर्ड है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। प्रतिभूति जो है ये मेरी बिहाफ पर कोई और आपको देता है, तो ये आपका श्योरिटी हो गया। श्योरिटी कहता है अगर राम नहीं आया तो मैं आऊँगा, मैं लाइबल हूँ, तो राम नहीं मिलेगा टेंशन नहीं, हम श्योरिटी को पकड़ के ले आएंगे। तो इसलिए सबसेक्शन 1 में 2 बातें हैं, समन और वारंट। श्योरिटी के अगेंस्ट हमेशा समन भेजते हैं। यदि राम ने शर्तों को फुलफिल नहीं किया तो क्या होगा, तो श्योरिटी के अगेंस्ट समन भेजेंगे और राम के अगेंस्ट समन या वारंट कुछ भी भेजा जा सकता है। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए कि श्योरिटी के अगेंस्ट वारंट जारी नहीं होगा, श्योरिटी के अगेंस्ट सिर्फ समन जारी होगा, जबकि हमारा जो अक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट समन और वारंट कुछ भी जारी हो सकता है। नाउ पकड़ के लेके आ गए। सबसेक्शन 2 उसको कस्टडी में दे देंगे। क्या कहा? सबसेक्शन 2 उसको कस्टडी में दे देंगे। कब तक? जब तक कि ये साबित नहीं हो जाता, वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर देता, दोबारा अपना बॉन्ड नहीं भर देता या श्योरिटी नहीं दे देता, ये चलता रहेगा। ठीक है। देन आता सबसेक्शन 3। हमने आपको एक बार मौका दिया, फिर भी आप नहीं सुधरे, नाउ हम आपको आपकी ओरिजिनल पनिशमेंट देंगे, लेकिन पहली बार गलती की है तो हम आपको 50 रुपये का फाइन लेकर भी छोड़ सकते हैं। बट पहली बार गलती की है तो 50 रुपये का फाइन लेकर छोड़ सकते हैं। आप कहेंगे 50 रुपये, तो भाई 1958 में 50 रुपये का बहुत वैल्यू हुआ करता था। ये करेक्शन नहीं है वो अलग बात है, बाकी 1958 के अकॉर्डिंग 50 रुपये बहुत है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो ओरिजिनल पनिशमेंट दे दीजिए और या फिर एक बार फाइन देकर छोड़ दीजिए कि पहली बार गलती की। अब देखिए और गड़बड़, 3 में हमने तुझे मौका दिया, 4 में फिर से गड़बड़, आपने वो 50 रुपीज़ भी पे नहीं किए, यानी अब आपने सबसेक्शन 3 में जो आपको हमने कंडीशन इम्पोज की वही फुलफिल नहीं की, तो अब क्या करेंगे? तो फाइनली हम आपको आपके ओरिजिनल पनिशमेंट दे देंगे। तो है ना काम का सेक्शन 9 कि बार बार आप गलतियां करो, फिर से बॉन्ड भर सकते हो, बॉन्ड कब नहीं भर सकते हो और कब आपको ओरिजिनल सजा दी जा सकती है। तो क्या कहता है? सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन 3 एडमोनिशन, सेक्शन 4 प्रोबेशन, सेक्शन 5 कंपनसेशन एंड कॉस्ट, सेक्शन 6 21 साल से कम, सेक्शन 7 कॉन्फिडेंशियल, सेक्शन 8 वेरिएशन, सेक्शन 9 आपके पास आता है फेलियर ऑफ कंडीशन। देन आता है आपके पास सेक्शन 10 श्योरिटीज। श्योरिटी का प्रोसीजर क्या होगा? तो यहाँ पे जो सेक्शंस लिखे हुए ना, ये आपकी पुरानी सीआरपीसी, क्योंकि आपने अगर मेरा सीआरपीसी का लेक्चर देखा तो मैंने आपको बताया था कि अभी जो हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं वो 1973 की है, बट इससे पहले वाली जो सीआरपीसी थी वो 1898 की है। और आपको मैं बता दूं बांग्लादेश में आज भी 1898 की सीआरपीसी चलती है, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट है जो बांग्लादेश से हैं, वो देखते रहते हैं, वो हमेशा मुझे मैसेज करते कहते हैं कि मुझे 1898 की सीआरपीसी पढ़ा दो। और इवन तो
कोर्ट के अंदर एक एग्ज़ाम होता है, स्टाम्प वेंडर या स्टाम्प ऑफिसर ऐसा कुछ, उनको जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर भी आज भी पुराने प्रोविजंस यानी 1898 के प्रोविजंस चलते हैं। तो यहाँ पर जो सेक्शंस है वो पुराने हैं, उनकी जगह पे नए क्या सेक्शन आ जाएंगे, नए सीआरपीसी के सेक्शन आ जाएंगे 121, 122, 123, 124, 446, 446A और एक दो सेक्शन और भी हो सकते हैं जो आपको बताता है इन सेक्शनों के बारे में। अब ये सेक्शन है, अर्थात सेक्शन 10 दिखने में छोटा है लेकिन ये बड़ा कब बन जाता है, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये प्रोविजन लिखने सीआरपीसी के। ऐसा ही हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कोर्स में हुआ करता था, उसमें लिखा हुआ था इन्वेस्टिगेशन वैसे ही की जाएगी जैसे कि सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 12 में लिखा है। ये एक लाइन लिखी हुई थी, एग्जाम में आ गया तो वहाँ एक लाइन नहीं लिखनी थी, वहाँ सीआरपीसी चैप्टर नंबर 12 का प्रोसीजर बताना था। मान लीजिए सेक्शन 10 आ जाता है तो आपको ये लाइन लिख के नहीं छोड़नी है, आपको प्रोसीजर कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, और यहाँ कहाँ, सीआरपीसी का सेक्शन 121, 122, 123, 124, 446, 446A। इसके अलावा भी और प्रोविजंस हो सकते हैं, वो आप मैच कर सकते हैं। तो हमने आज क्या देखा, हमने देखा सेक्शन नंबर 5 से लगा कर सेक्शन नंबर 10 तक, और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है मेन के कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सेक्शन 5 अपने आप में मेन का क्वेश्चन है, 8 भी मेन का क्वेश्चन है, 9 भी है और 10 भी है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, है ना। तो आपके पास मेन के इतने सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। राजस्थान जुडिशरी के अंदर, राजस्थान हाई जुडिशरी के अंदर प्रोविजन एक्ट आता है तो वहाँ पर भी इसका बेनिफिट रहता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि आप में से कई बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमें आपकी क्लास ज्वाइन करनी है बट हम बाहर रहते हैं, हम नहीं आ सकते, तो आप टेंशन फ्री हो जाए। अब हम ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, आप घर बैठ के भी क्लासरूम जैसे स्टडी कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। कई लोग कहते हैं हमें स्ट्रेटजी प्लान दे दो, केवल हम फी पे कर देंगे, तो मैं आपको बता दूं टेस्ट सीरीज जब लेते हैं तो स्ट्रेटजी प्लान मिल जाता है। कई लोग कहते हैं प्लीज़ पूरा कोर्स यूट्यूब पे करा दीजिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी जगह शायद मैं स्टूडेंट होती तो मैं यही कहती, लेकिन जिस दिन मेरी जगह खड़े हो जाओगे तो खुद ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो हमें हमेशा अपना ना सोचकर सामने वाले का भी सोचोगे तो कुछ चीज़ें जो आपके क्वेश्चन हैं उसके आंसर मिल जाएंगे। बाकी आप लोगों के कमेंट पढ़ के काफ़ी खेद भी होता है कि यार क्या ज़माना है, इन ज़माने को देख के तो लगता ना ही पढ़ाओ तो बढ़िया है। फिर मुझे लगता है कि एक दो की गलती से 100 लोगों को नुकसान ना होना चाहिए, इसलिए मैं फिर से आ जाती हूँ। बाकी उनके मैसेजेस देख के तो लगता है कि यहाँ पर फ्री सेवा करनी ही नहीं चाहिए, पेमेंट करता है, फीस देता है तो ही पढ़ाना चाहिए, और ये हकीकत भी है, आपको भी पता है। अगर आपको हम कहें कि चलिए आइए पढ़ाना शुरू कीजिए और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दीजिए, मैं आपको बताती हूँ फ्री में आपसे 4 दिन पढ़ेगा, 5वें दिन गायब हो जाएगा। आज हमारे पास 25,000 लोग सब्सक्राइबर कर रखे हैं। अगर 25,000 लोग भी एक वीडियो को देखते हैं तो कितने व्यूज़ हो सकते हैं, 1 घंटे में 25,000 व्यूज़ हो सकते हैं। चलो 25 नहीं 20,000 तो व्यू हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 दिन में भी 2,000 व्यू होते। क्यों? क्योंकि फ्री में चीज़ें अच्छी नहीं लगती। इसलिए कई बार अगर सक्सेस होना है तो कुछ चीज़ों को पे करके करोगे तो डेडिकेशन रहेगा। बाकी क्या है, 2 दिन बैठेंगे 4 दिन गायब, 4 दिन बैठेंगे 8 दिन गायब। लेकिन जब फी पे है और जब हम मेरे जैसा गुरु मिलेगा तो वहाँ तो कंटिन्यूटी खुद से दौड़ के चली आएगी। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को सोचिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। साथ ही साथ एक मैसेज देना चाहूँगी, जो भी कोरोना का लेके चल रहा है, हम सबको सेफ्टी जरूरी है। न जाने जब भी सरकार कोई कदम उठाती है आलोचनाओं की कमी नहीं होती है, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आलोचना करने के लिए आपका जिंदा रहना भी जरूरी है। तो पहले आप ये सोचिए कि आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, अपने आसपास वालों को कैसे बचा सकते हैं, और देन जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोरोना यहाँ से भाग जाएगा, फिर बैठ के करना आलोचनाएं जितनी करनी है। फिलहाल ये लड़ाई मानव जाति की है, यहाँ पर ना कोई नेता है ना कोई राजनेता है। आज समय है हम सबको हीरो बनने का। हीरो बन के ही आज हम अपने देश को नहीं, हम अपने संसार को बचा सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म लिया है तो हमारा कर्तव्य सिर्फ हमारा देश तक नहीं है, हमारा कर्तव्य सिर्फ हमारा परिवार या समाज नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि भगवान ने एक मनुष्य जन्म दिया है इस धरती पर हम लोगों को रहने के लिए। ये पूरा संसार हमारा घर है और हमें इस पूरे संसार को बचाने के लिए इस कोहराम को दूर भगाना होगा और मिलजुल कर अपने नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग जुडिशरी के एग्ज़ाम की। तो जुडिशरी के एग्ज़ाम को लेके अभी थोड़े समय के लिए दिक्कत है, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप पढ़ भी नहीं रहे हो, तो इससे फ़ायदा है
कि थोड़ा समय आगे जाता है तो आपको पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो होता है बेनिफिट के लिए होता है, लेकिन इस लड़ाई से लड़ना है और आगे बढ़ना है। इसी के साथ हम बात कर रहे हैं प्रोबेशन एक्ट की। सबसे पहले हमने वीडियो देखा था जिसमें हमने सेक्शन 1 से 4 किया। सेकंड वीडियो हमने देखा था जिसमें सेक्शन 5 से लेकर हमने 10 तक किया। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे सेक्शन नंबर 11 से लेकर सेक्शन नंबर 14। सबसे अच्छी बात है कि सेक्शन नंबर 11 से लेकर सेक्शन नंबर 14 में सारे के सारे क्वेश्चन 100% बनते हैं, चाहे प्री में बनो चाहे मेन के लिए बनो। तो आइए करते हैं सेक्शन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में जाने से पहले आप एक रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, 2 डेफिनेशन, 3 एडमोनिशन, 4 प्रोविजन, 5 आपके पास कंपनसेशन, 6 21 साल से कम, 7 कॉन्फिडेंशियल, 8 वेरिएशन, 9 आपको कहता है फेलियर रहना, 10 कहता है श्योरिटी देना। नाउ 11 की कहानी बड़ी अजीब है। क्या कहानी है देखते हैं अपन। बात कर रहे थे हम यहाँ पर ए नामक व्यक्ति ने ऑफेंस किया, यानी ये अक्यूज्ड है। और किसके अगेंस्ट ऑफेंस किया? बी नामक व्यक्ति के अगेंस्ट ऑफेंस किया। ये बंदा जो है विक्टिम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, ए को प्रोविजन का बेनिफिट दे देते हैं तो नुकसान किसको होगा? बी को। तो ए को दिए गए ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में कौन जाएगा? बी, कि जज साहब आपने इसको प्रोविजन का बेनिफिट कैसे दे दिया। और यदि ए नामक व्यक्ति को सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट नहीं मिला, यानी फर्स्ट टाइम बेचारे ने ऑफेंस किया, आपने डाल दिया, माँ के पेट से कोई ऑफेंडर थोड़ी बन के आता है, समय काल परिस्थितियां बनाती है। जबकि एक बार तो मौका देना चाहिए था सुधरने का, नहीं दिया, तो फिर अपील में कौन जाएगा? ए, अक्यूज्ड। तो यहाँ पर दोनों बातें पढ़ेंगे कि जब अक्यूज्ड को प्रोविजन का बेनिफिट मिलेगा तो विक्टिम जाएगा अपील में उस ऑर्डर को सेट कराने, और जब अक्यूज्ड को सेक्शन 3 सेक्शन 4 का बेनिफिट नहीं देंगे तो अक्यूज जाएगा अपील में। पहली बात। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हमने क्या सीखनी है? अपील में कौन जाएगा। सेकंड सवाल आता है हमारे पास जो हम हमेशा पढ़ते हैं, जिन मैटर में अपील नहीं होती उसमें क्या होता है? रिवीजन। तो यहाँ जब जब जरूरत पड़ेगी रिवीजन में भी जाया जा सकता है। अपील कहाँ पढ़ते हैं? चैप्टर नंबर 29, और रिवीजन कहाँ पढ़ते हैं? चैप्टर नंबर 30। किसके? इसमें तो है नहीं, यानी सीआरपीसी के। चलिए, क्योंकि पूरा एक्ट वही चलता है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके पास सवाल आना चाहिए, मैडम अपील किस कोर्ट में होगी? क्या कहा? अपील किस कोर्ट में होगी? तो देखिए, सेक्शन 11 का बहुत बड़ा टाइटल है, मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला, कोर्ट टू कॉम्पिटेंट टू मेक ऑर्डर फॉर किसके? प्रोविजन। सेकंड, इवन दो आपका अपीलेट कोर्ट, क्या कहा मैंने? अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट भी प्रोविजन का बेनिफिट दे सकते हैं। अर्थात जब कभी भी कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट एज ए अपीलेट कोर्ट वर्क कर रहा है, एज ए रिविजनल कोर्ट वर्क कर रहा है, तो उस ड्यूरिंग वो भी प्रोबेशन का बेनिफिट दे सकता है। तो याद रखना, 3 चीजें याद रखनी है अपने को। क्या? ओरिजिनल कोर्ट भी, अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट। ये सब बातें कहाँ लिखी है? सबसेक्शन नंबर 1। सबसेक्शन 1 कहता है एनी कोर्ट एंड ऑल्सो हाई कोर्ट, यानी कोई भी कोर्ट जो प्रोसीडिंग सुन रहा है या हाई कोर्ट जब वो अपील और रिवीजन सुन रहा है, उस ड्यूरिंग भी आपको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट दे सकता है। सेक्शन 3 का नहीं, सेक्शन 4 का। क्यों? क्योंकि अपील और रिवीजन में तभी जाएंगे जब सेक्शन 4 में कन्विक्शन हो जाएगा। सेक्शन 3 में तो एडमोनिशन में पहले ही छोड़ दिया उसको, तो वहां इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसेक्शन 1 कहता है ये कोर्ट छोड़ सकता है। अब आता अपील सबसेक्शन 2, अपील कहाँ होगी? तो आप खुद दिमाग लगाइए कि यदि फर्स्ट क्लास ने दिया, सेकेंड क्लास ने दिया, सीजीएम ने दिया, एसीजीएम ने दिया, सीएमएम ने दिया, एमएम ने दिया, तो अपील कहाँ होगी? सेशन कोर्ट, अर्थात जहां उसकी अपील होती है, और इनकी अपील कहाँ होगी? सेशन कोर्ट में। और यदि क्या बोलते हैं, डिसीजन प्रोबेशन का बेनिफिट सेशन कोर्ट ने दिया, तो अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट में। तो कितना अच्छा लिखा है सबसेक्शन 2 में, अंडरलाइन कीजिए कि अपील वहां होगी जहां जनरली उस कोर्ट की अपील होती है। तो सबसेक्शन 1 प्रोबेशन का बेनिफिट कौन दे सकता है, सबसेक्शन 2 अपील कहाँ होगी। नाउ सबसेक्शन नंबर 3। सबसेक्शन 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या कहता है सबसेक्शन 3? 21 साल से कम के बंदे को जब कह दिया कि एक बार बेनिफिट देना चाहिए, सेक्शन 3 या सेक्शन 4 का बेनिफिट मिलना चाहिए, उसको जेल में नहीं भेजना है, फिर भी आप उसको जेल में भेज रहे हो, और उस मैटर में यदि अपील नहीं होती है तो क्या होगा? अंडरलाइन कीजिए, कोर्ट सो मोटो या प्रोबेशन ऑफिसर के रिपोर्ट पर या फिर अक्यूज्ड की एप्लीकेशन पर रिवीजन कर सकता है, रिकॉर्ड मंगवा सकता है। जल्दी से सबसेक्शन नंबर 3 में 3 पॉइंट, कोर्ट सो मोटो,
प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पर या अक्यूज्ड की एप्लीकेशन पर कोर्ट रिवीजन कर सकता है। तो हमने क्या सीखा कि सबसेक्शन 2 में अपील में जाएंगे और जिन मैटर में अपील नहीं होती है सबसेक्शन 3 कहता है रिवीजन में चले जाएंगे। और सबसेक्शन 3 का प्री का क्वेश्चन रिवीजन की एप्लीकेशन सेक्शन 11 में कौन लगा सकता है? तो प्रोबेशन ऑफिसर लगा सकता है, कोर्ट सो मोटो भी कर सकता है, और तीसरा आता है हमारे पास कौन? हमारा अक्यूज्ड भी। अब एक और चीज, जब भी कोर्ट रिकॉर्ड मंगवाता है, क्या वर्ड यूज किया? जब भी कोर्ट रिकॉर्ड मंगवाता है उसे रिवीजन करना कहते हैं, क्योंकि क्रिमिनल में रिव्यू नहीं होता है। क्रिमिनल में दो ही होता है, या तो रिवीजन या अपील। अपील हम करते हैं और रिकॉर्ड कोर्ट मंगवा सकती हैं, तो रिकॉर्ड मंगवाना ऑलवेज रिवीजन। देन आता सबसेक्शन 4। अब सबसेक्शन 4 कहता है कि ऑर्डर दे दिया, क्या किया? सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का ऑर्डर हमने ए नामक व्यक्ति को दे दिया। नाउ बी नामक व्यक्ति इसके अगेंस्ट इस ऑर्डर को सेट असाइड कराने के लिए जा सकता है, अर्थात सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में जो ऑर्डर दिया उस ऑर्डर को कैंसिल किया जाए, सेट असाइड किया जाए। ये जो सेट असाइड वर्ड है ना, ये आप लोग कहाँ सुनते हैं? हमेशा सिविल में, सीपीसी में सुनते हैं ना, सेट असाइड कराना, ऑर्डर सेट असाइड कराते रहते हैं हम लोग सिविल के अंदर, एक्स पार्टी डिसीजन को सेट असाइड कराते हैं। यहाँ पर भी सेट असाइड कराया जा सकता है, पर प्रोवाइडेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कभी अपीलेट कोर्ट के द्वारा सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 में जो ऑर्डर दिया गया उसको सेट असाइड करता है एज ए अपीलेट कोर्ट, एज ए रिविजनल कोर्ट, तो वो उतनी ही पनिशमेंट दे सकता है जिस कोर्ट से वो अपील आई है, अर्थात वो कोर्ट जो ओरिजिनल जुडिक्शन का कोर्ट है उसके पास जितनी कॉम्पिटेंसी है। अब किसके पास कितनी कॉम्पिटेंसी है देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास कौन आता है? सबसे पहला हमारे पास आता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। कितनी सजा? 3 साल और 10,000 रुपये। सेकेंड क्लास 1 ईयर 5,000 रुपीज। CGM 7 ईयर्स, CMM 7 ईयर्स, MM इक्वल टू फर्स्ट क्लास। सेशन कोर्ट एनी पनिशमेंट अदर देन एनी पनिशमेंट बट डेथ पनिशमेंट का आपको क्या कराना पड़ेगा? आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। ये सब बातें कहाँ पढ़ते हैं? CRPC के सेक्शन नंबर 28 और 29 में। ये सब कहाँ पढ़ते हैं अपन? CRPC के सेक्शन नंबर 28 और 29 में। तो प्रोवाइडेड कहता है कि जिस कोर्ट से मैटर आया है जहां उसकी अपील हुई है, तो अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट उतना ही पनिशमेंट दे सकता है जितना कि उस कोर्ट की कॉम्पिटेंसी है। तो सेक्शन 11 इससे पहले आपने कहीं बार पढ़ा लेकिन नहीं समझ में आता, बहुत अजीब ही बातें करता है, लेकिन आज के बाद सेक्शन 11 कभी दिक्कत नहीं होगी, बट जब पढ़ो तो डायरेक्ट साथ में लेकर बैठना ताकि अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसेक्शन 1 कौन सा कोर्ट ऑर्डर दे सकता है? सबसेक्शन 2 अपील कहाँ होगी? सबसेक्शन 3 जहाँ अपील नहीं होती है वहाँ रिवीजन हो सकता है, और सबसेक्शन 4 कहता है ऑर्डर को सेट असाइड कराना। तो यहाँ पर अक्यूज्ड भी जा सकता है अपील में और विक्टिम भी जा सकता है। नाउ सेक्शन नंबर 12 बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको होता है जब आप एक बार ऑफेंडर बन जाते हो, कोई सजा मिल जाती है, तो फिर सरकार की कोई पॉलिसीज आपको नहीं मिलेगी, इवन तो सरकारी नौकरी भी आपको नहीं मिलेगी, पता है आप लोगों को। तो ये तो बच्चा है, इसका तो पूरा फ्यूचर बाकी पड़ा है। तो फिर क्या कहा? तो बोला ये बच्चा है और इसको आपने सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट दिया तो वो ऑफेंडर काउंट नहीं होगा। और ये भी RGSP का क्वेश्चन है, याद रखना, वो ऑफेंडर काउंट नहीं होगा। बट अपने सेक्शन 4 का बेनिफिट एक बार दिया, उसने शर्तें नहीं मानी, और शर्तें नहीं मानने के कारण उसको अपन ने क्या किया? प्रोवाइडेड करा सेक्शन नंबर 9 में उसको अपन ने सजा दी, यानी एक बार मौका दिया, फिर भी शर्तों को ब्रीच किया, फिर फेल हुआ और मजबूरन अपन को सेक्शन 9 में सजा देनी पड़ी, तो वहां पर वो ऑफेंडर कॉल किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। सेम यही बात JJ एक्ट में है। JJ एक्ट सेक्शन नंबर 24, तो यहाँ 12 है, वह 12 दूना 24 है, क्योंकि इसमें तो 24 सेक्शन ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक ही पता हो गया कि इसमें 12 ही है, क्योंकि सेक्शन 19 है तो 24 जाओगे कहाँ, तो कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि प्रोबेशन में 12 है और JJ एक्ट में 24 है, क्योंकि ये बच्चे हैं और बच्चे इनोसेंट माने जाते हैं, इनको ऑफेंडर कॉल नहीं किया जाएगा। बट इसका प्रोवाइडेड कहता है कि यदि सेक्शन 4 का एक बार बेनिफिट दे दिया लेकिन फिर भी शर्तों में फेलियर रहता है, तो फिर जब उसको ओरिजिनल पनिशमेंट देते हैं तो वहां पर डिस्क्वालिफिकेशन की बात खत्म हो जाएगी। तो सेक्शन नंबर 11 कौन कॉम्पिटेंट है? सेक्शन नंबर 12 रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। नाउ सेक्शन 13 और सेक्शन 14 RGSP का क्वेश्चन है और आ चुका है कई बार।
हाई जुडिशरी का क्वेश्चन है और ये भी आ चुका है। सेक्शन 13 कहता है प्रोबेशन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा और वो किसके कंट्रोल में रहेगा, और 14 कहता है कि प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटीज क्या क्या होगी। सबसे पहले तो 13 को पढ़ने के लिए इसके साथ ऑब्लिक करेंगे 2 का बी, क्योंकि सेक्शन 2 के बी में प्रोबेशन ऑफिसर की क्या दे रखी है डेफिनेशन, और वहां पर भी ये लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 13। तो आ गए हम सेक्शन नंबर 13, प्रोबेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कर लेते हैं। 3 सबसेक्शन दिए हुए हैं। सबसेक्शन 1 अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सोसाइटी और या फिर कोर्ट। बट कोर्ट की एक शर्त है कि जब परिस्थितियां कंट्रोल में नहीं है, असाधारण परिस्थितियां हैं, तभी कोर्ट करेगी। तो पहली प्रायोरिटी हमेशा किस करेगी, स्टेट गवर्नमेंट की। और कौन कर सकता है, रजिस्टर्ड सोसाइटी कर सकती है। और जब जब रिक्वायरमेंट हुई तो कोर्ट के द्वारा भी किया जा सकता है। तो इन तीनों में से कोई भी कर सकता है। साथ ही हम लोग बात कर रहे हैं सबसेक्शन 2 की। तो क्या कलेक्टर साहब भी कर सकते हैं? देखो डीएम, अभी याद रखना हमारे पास है कौन कौन, हमारे पास आते हैं, हमारे पास एक डीजे साहब आते हैं हमारे पास। तो एक और नई चीज सिखाती हूँ आज मैं आप लोगों को। एक होता है आपके पास डीएम, एक होता है डीजे, एक होता है सेशन कोर्ट। डीएम कलेक्टर साहब, जो हमारा कलेक्टर साहब है वो डीएम है। डीजे डिस्ट्रिक्ट जज, और ये सेशन कोर्ट। यानी सेशन कोर्ट जब सिविल मैटर देखता है तो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है, और डिस्ट्रिक्ट जज जब क्रिमिनल मैटर देखता है तो सेशन कोर्ट कहलाता है। तो ये फिर डीएम कलेक्टर है। तो एक लाइन लिखिए कि कलेक्टर साहब जब भी क्रिमिनल मैटर और सिविल मैटर को, डीएम साहब जब भी, डीएम यानी कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब जब भी क्या करेगा, सिविल मैटर या क्रिमिनल मैटर देखता है तो सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर के ड्यूरिंग वो क्या कहलाएंगे, वो डीएम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वो डीएम कहलाएंगे। अन्यथा कलेक्टर, तो लिखिए जब कलेक्टर प्रशासनिक कार्य देखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखता है तो वो कलेक्टर साहब हैं, और जब वो सिविल और क्रिमिनल मैटर को काम करते हैं वो डीएम बन जाते हैं। तो आज से आपके पास 3 चीजें हो गई, एक आपका डीएम हो गया, एक आपका डीजे हो गया, और एक आपका सेशन कोर्ट हो गया। तो यहां पर अपॉइंटमेंट कौन कर रहा, डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इक्विवेलेंट टू कलेक्टर, ये कलेक्टर साहब ही है ना। अब आता है हमारे पास जब जब जरूरत पड़ेगी डीएम कर सकता है। अब सबसे मजे की बात क्या है कि ये अपॉइंटमेंट करे चाहे ये करे, वो जिस एरिया में अपॉइंट होता है उस एरिया का कंट्रोल किसके पास रहेगा, डीएम के पास रहेगा। किसके पास कंट्रोल होगा, डीएम के पास। तो आता है कंट्रोल करेगा डीएम। चलिए डीएम ने कंट्रोल कर दिया। तो सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 3 एडमोनिशन, सेक्शन नंबर 4 प्रोबेशन, सेक्शन नंबर 5 अपने क्या देखा, कंपनसेशन एंड कॉस्ट, सेक्शन नंबर 6 21 ईयर से कम का, सेक्शन नंबर 7 कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, सेक्शन नंबर 8 कंडीशन में वेरिएशन कब करेंगे, सेक्शन नंबर 9 कहता है कि यदि कंडीशन को फुलफिल करने में वो फेलियर रहता है तो फेलियर रहने के लिए अपन क्या दिलाएंगे, हम उसको सजा दे देंगे। सेक्शन नंबर 10 कहता है श्योरिटी के बारे में, और सेक्शन 11 कहता है कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन होगा, कहाँ इसकी अपील और रिवीजन की जा सकती है। सेक्शन नंबर 12 कहता है डिस्क्वालिफिकेशन, रिमूवल करो डिस्क्वालिफिकेशन को, और सेक्शन नंबर 13 कहता है अपॉइंटमेंट करो प्रोबेशन ऑफिसर को। नाउ सेक्शन नंबर 14, ये जो प्रोबेशन ऑफिसर है जिसकी अपॉइंटमेंट अपन ने सेक्शन नंबर 13 में की, उस सेक्शन नंबर 13 में जो अपन ने ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की उसकी ड्यूटीज क्या है। ड्यूटी पढ़ के आपको हंसी आएगी, ये भी जुडिशरी में 2-3 बार आ चुका है। पहली ड्यूटी है इंक्वायरी करो, उसके घर के माहौल की जांच करो, घर में सब कुछ ठीक ठाक है, घर में कोई ऑफेंडर तो नहीं है, बच्चे को घर भेज रहे हैं कहीं जाके फिर से ऑफेंडर ना बन जाए। तो बेचारे की पहली ड्यूटी क्या, जाके घर का एटमॉस्फेयर चेक करना। सेकंड कहता है जब जब जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट भी ढूंढो, उसको नौकरी ढूंढ के भी दो। कितना आराम है, नौकरी वोकरी सब कुछ वही ढूंढ के देगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहा, जब जब जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था भी करेंगे। थर्ड वन कहता है कि अब क्या करेंगे, ये प्रोबेशन ऑफिसर उसको समझाएगा कि भैया तुमने जिस विक्टिम को नुकसान किया ना उसको कंपनसेशन पे कर और कॉस्ट दे। कौन सी कंपनसेशन और कॉस्ट, जो अपन ने इसको सेक्शन 5 में देने के लिए कही थी ना, सेक्शन नंबर 5 में। तो इसको कहेंगे भैया तू दे, इतने दिन हुए तो बैठा ही है तो तू दे। सब सेक्शन 4 कहता है कि जब उसको सेक्शन 4 का अपन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे सेक्शन 4 का बेनिफिट देके, अर्थात उसको प्रोबेशन पे छोड़ेंगे। तो प्रोबेशन ऑफिसर उसको समझाएगा, उसको एडवाइस देगा कि तुम्हें यहाँ क्या क्या मदद करनी है। और लास्ट अदर कोई ऐसा एक्ट जो करने के लिए प्रोबेशन ऑफिसर को कौन कह सकता है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कलेक्टर साहब, वो काम उसको करना पड़ेगा। इवन तो
कोर्ट भी कह सकता है, कोर्ट के काम करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये जो सेक्शन पढ़ा, ये जो लेक्चर है, ये अपना मेन का क्वेश्चन है, ये प्री का है, ये मेन का है और ये मेन का है, यानी पूरा का पूरा लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज इसको याद करके रख दो। एटलीस्ट एक एक्ट जो छोटा सा है, 100% प्री में क्वेश्चन देता है, 100% मेन में क्वेश्चन देता है, और जब जो चीज़ 100% होती है तो उसको कर लेना चाहिए। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ज्वाइन ऑफ क्लास। मेरी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप इंडिया के कौन कौन से जुडिशरी के एग्ज़ाम दे सकते हैं, है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कौन कौन से दे सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले कौन कौन से दे सकते हैं, साथ ही कहाँ जीके जीएस आता है, आपकी एज लिमिट क्या होती है। हमेशा इच्छा होती है सब बताऊं, लेकिन पता क्या होता है, मैं बताती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ कि देखो एक वीडियो बनाया था मैंने इस पर कि किसकी एज लिमिट कितनी है, लेकिन आप लोग इतने अच्छे लोग हैं कि फिर आपसे जब सब कुछ बता दिया और हाथ जोड़ के निवेदन भी किया कि आपको मेरी क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मुझे कॉल करें और मेरी क्लास में क्या क्या सिस्टम है उसको जाने, क्या फीस है वो जाने, लेकिन आप स्टार्ट हो जाते हो, अच्छा मैं ये एग्ज़ाम दे सकता हूँ क्या, मैं वो एग्ज़ाम दे सकता हूँ क्या। पूछने वाला भी वकील साहब और बताने वाला भी वकील साहब। आप ये क्यों भूल जाते हो कि इन वकील साहब का भी घर परिवार होगा, लोग होंगे जिनके लिए उनको व्यवस्था करनी होती है, और आपको पता है ना बिना मनी कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर आप मुझे एक इंक्वायरी ऑफिस करके छोड़ देते हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ छोड़ो यार, ये इनको नहीं देना, क्योंकि ये चीज़ समझना ही नहीं चाहते हैं। तो मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी कि मेरी क्लास ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टम क्या है, आप उसके लिए मुझे कॉल करें। बट आप इसलिए कॉल ना करें कि मैं LLB सेकेंड ईयर का हूँ, मुझे क्या देना चाहिए। इवन दो मुझे एक स्टूडेंट ने फ़ोन करके पूछा कि कलेक्टर बनना चाहिए या RGS, दोनों में से किसकी पोस्ट बड़ी है। आई एम स्पीचलेस ना, क्या जवाब दूँ मैं। तुम्हें जो बढ़िया लगे बेटा वो करना, मैंने मना थोड़ी किया। हाँ आप ज्वाइन कीजिए, उसके बाद तुम सारी चीज़ें देंगे। हमारे ऑडियो बनते हैं मोटिवेशनल, वे बताया जाता है कैसे पढ़ना, आप जब परेशान हो जाते हैं तो उसको कैसे ठीक करना है, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ एज ए मदर की तरह ट्रीट करना होता है। लेकिन किन बच्चों के लिए जो फी पे कर बैठे हैं उनको बताना होगा, इज माई ड्यूटी। आप फ़ोन करते हो मैम हमें क्यों नहीं देते हो, ना दो तो मुँह चढ़ जाते हैं, ये सब गलत है। आप मांगने से पहले सोचिए कि हम क्या क्या मांग सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखो आपको ही सोचना पड़ेगा। तो साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि अब आप घर बैठ के भी हमसे सुविधा ले सकते हैं, फ़ी पे करनी होगी उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि फीस के साथ ही कोर्स आपको मिलेगा। यूट्यूब पे आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। यूट्यूब पे हमने कभी नहीं कहा फ़ी पे कीजिए, ये आपको जो भी मिल रहा है फ्री में मिलेगा। हाँ आप में से कई बच्चे हैं कि मैम पुराने वीडियोज़ आपने क्यों हटा दिए, ऐसा क्यों किया, है ना, नहीं हटाने चाहिए थे। सही कहा, अगर 1 साल पहले पढ़ लिया होता तो अब उसकी ज़रूरत ही नहीं होती ना। इसलिए कहते हैं ये फ्री की चीज़ें हजम ही नहीं होती हैं। उस समय नोट्स बना लिए होते, ये भी हट जाएगा, प्रोबेशन एक्ट पूरा एक्ट पढ़ा रही हूँ मैं, ये भी हट जाएगा। लेकिन नोट्स बना के रख लो ना, फिर दुनिया में कोई भी चीज़ हटे हमें क्या लेना देना, हमें तो सक्सेस करके आगे जाना है। तो एट द टाइम सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस SULC जो है ऑनलाइन कोर्स चलाती हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं घर बैठ के। टेस्ट सीरीज देती हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं आप घर बैठ के, और आप अपने घर में रहकर भी वैसे ही स्टडी कर सकते हैं जैसे कि क्लासरूम में, क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन होगा। आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकती हूँ, हर चीज़ आराम से की जा सकती है। बट ये है जब भी लाइफ में कोई काम करने जाएंगे आपके पास एक चीज़ होनी जरूरी, वो है पेशेंस। जब तक वो आपके पास नहीं होगा आप नहीं कर पाएंगे। तो आज ही दृढ़ निश्चय कीजिए कि इतने दिन मेरे खराब हुए तो हो गए, मैं फिर से शुरुआत करता हूँ, फिर से स्टार्ट करता हूँ। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि मैं इंडिया के हर स्टेट की प्रिपरेशन होती है हमारे, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ RGS ही कराते हैं। RGS के अलावा भी हम DGS भी कराते हैं, हम GGS भी कराते हैं, सारे JS कराते हैं, सबकी टेस्ट सीरीज भी देते हैं। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि जब कानून पढ़ाना है तो सिर्फ राजस्थान का क्या, हम कहीं का भी पढ़ाया जा सकता है। हाँ कभी कभी कुछ परिस्थिति आपके हाथ में नहीं रहती है, जैसे अभी एट द टाइम हो रहा है, नहीं आपके हाथ में, तो आप क्लास कैसे जाएंगे। मैं तो जाने के लिए भी तैयार हो जाती हूँ। कुछ अच्छे बच्चों कहते हैं मैम प्लीज़ आप मत जाइए, आप प्लीज़ मत जाइए, तो वो अपनी जगह सही है कि क्यों रिस्क लेना है, लेकिन जल्दी ही ये संकट के बादल हट जाएंगे और वैसे ही हमारा काम चलेगा। वैसे ही संकट के बादल हट जाएंगे जो हम पढ़ते हैं IPC का सेक्शन 102। प्राइवेट डिफेंस कब तक रहता है, जब तक संकट के बादल मंडराते, जैसे वो हट जाएंगे प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो जाएगा। तो जल्दी हम सब दुआएं करेंगे, हम सब मेहनत करेंगे और हम सब टेक्निक सोचेंगे, स्ट्रेटजी सोचेंगे किस तरह से इस कोरोना को दूर भगाया जाए और फिर से हमारी जो लाइफ है वो अपनी रफ्तार पर आई जाए। नमस्कार, सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस के YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ।
बात करें हम लोग प्रोबेशन एक्ट की, तो आज हमारा प्रोबेशन एक्ट कंप्लीट होगा, तो फाइनली एक एक्ट आपका कंप्लीट। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 15 से लेकर 19 तक। छोटे से सेक्शन है, लोग वैल्यू नहीं देखते, बट यहाँ से प्री के क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। तो एक रिवाइज करते हैं अपन। सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन, 2A कहता है कोड, 2B कहता है प्रोबेशन ऑफिसर, 2C कहता है प्रिस्क्राइब्ड और 2D कहता है हमारे पास किसकी बात करता है, वर्ड एंड एक्सप्रेशन। जो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं CRPC से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, वो उधार दे देगा। सेक्शन नंबर 3 कहता है एडमोनिशन, डांट फटकार के छोड़ना। तो सेक्शन नंबर 4 कहता है प्रोबेशन का बेनिफिट देना, अर्थात आफ्टर कन्विक्शन पनिशमेंट देने के बजाय एक बार सुधरने का मौका दिया जाए। सेक्शन 5 कहता है सुधरने का मौका तो दूं, भाई तो कंपनसेशन और कोर्स तो दे दे जो हमारे विक्टिम को नुकसान हुआ। सेक्शन नंबर 6 ने कहा अगर तू 21 साल से कम का है और तूने ऐसा कोई ऑफेंस नहीं किया है जो डेथ और लाइफ से रिलेटेड है, तो हम तुम्हें जेल पे नहीं डालेंगे, और डालेंगे तो रीजन बता देंगे। तो सेक्शन नंबर 7 कहता है जो रिपोर्ट होगी यहाँ पर वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, बट कोर्ट को ठीक लगे तो कोर्ट जो है अक्यूज्ड को दिखा सकता है। सेक्शन में 8 कहता है जो शर्तें हमने यहाँ पे लगाई हैं अगर प्रोबेशन ऑफिसर कहेगा तो हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 9 कहता है कि तुम पर जो शर्तें लगाई वो तुम्हें फुलफिल करनी पड़ेगी, उस कंडीशन को फुलफिल करो। यदि तुम नहीं करते हो तो फिर मुझे मजबूरन तुम्हें ओरिजिनल पनिशमेंट देनी पड़ेगी। मैं कौन, कोर्ट। सेक्शन 10 कहता है कि श्योरिटीज के क्या क्या प्रोविजंस होंगे, श्योरिटी को कैसे कैसे फॉलो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू CRPC। तो सेक्शन 11 कहता है कौन सा कोर्ट कॉम्पिटेंट है, कौन प्रोबेशन का बेनिफिट दे सकता है, क्या प्रोबेशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील हो सकती है, रिवीजन हो सकती है, क्या प्रोबेशन के ऑर्डर को सेट असाइड किया जा सकता है, ये सेक्शन 11 बताता है। तो सेक्शन 12 कहता है कि ऑफेंडर को अगर पनिशमेंट मिलता है, बॉन्ड भरवाते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा, वो ऑफेंडर नहीं माना जाएगा। बट उसका भी एक्सेप्शन है कि अगर सेक्शन 4 में यदि वो फेलियर होता है और फिर उसको ओरिजिनल पनिशमेंट दी जाती है तो फिर सेक्शन 12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 13 कहता है प्रोबेशन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कर दो, और 14 कहता है उसको ड्यूटीज दे दो। नाउ ये प्रोबेशन ऑफिसर आखिर है कौन, तो बोला ये पब्लिक सर्वेंट है। कौन कहता है, सेक्शन नंबर 15। तो सेक्शन नंबर 15 कहता है प्रोबेशन ऑफिसर इज अ पब्लिक सर्वेंट। व्हाट डू यू मीन पब्लिक सर्वेंट? पब्लिक सर्वेंट को डिटेल में पढ़ते हैं IPC के सेक्शन नंबर 21 में। वहां पर 12 पॉइंट दिए गए हैं, कितने, 12, बट राजस्थान जुडिशरी के लिए 13, क्योंकि जो 13 है वो राजस्थान जुडिशरी का एक अमेंडमेंट है। कहते क्या कॉलेज का प्रोफेसर भी पब्लिक सर्वेंट होता है? नहीं, बट जब वो सुपरविजन का काम करता है तो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। ये राजस्थान का अमेंडमेंट है। बाकी 12 हैं तो पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट है तो अब हमारे पास 3 वर्ड बताते हैं आज हम आपको, एक पब्लिक सर्वेंट, एक पब्लिक ऑफिसर और एक गवर्नमेंट सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट IPC 21, गवर्नमेंट सर्वेंट IPC सेक्शन 14 और पब्लिक ऑफिसर CPC सेक्शन नंबर 2 का 17। जब मैं कई बार पढ़ाती हूँ कोई चीज़ों के लॉजिक से बताती हूँ तो हमारे कई साथी हैं जो पढ़ाते हैं और वो कहते हैं उर्मिला मैम ने ये गलत पढ़ाया, उर्मिला मैम ने ये गलत पढ़ाया, उर्मिला मैम ने ये गलत पढ़ाया। वो दिन भर गलतियाँ ही ढूंढते रहते हैं। नेक्स्ट उर्मिला मैम क्या गलती करती? अरे गलती नहीं की, उन्होंने आपको ईजी वे में कुछ चीज़ सिखा दी। और रही बात कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं या कहीं, जैसे मैंने कहा ना, जहाँ मुझे 271 बोलना है मैं 272 बोल देती हूँ, तो ये अंडरस्टूड है कि मैम का जो इंटेंशन था वो 272 से था, लेकिन वो ऐसे पकड़ते रहते हैं कि ये थोड़ी होता पब्लिक सर्वेंट। अरे भाई तुम्हें अच्छा लगा तभी तो तूने पकड़ा, तो देखता रहता दिन भर, तभी तो तुझे लगता है कि क्या, अरे यार इसने ये भी बता दिया, हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? तो हमेशा लोगों की गलतियां ढूंढने की बजाय वो आपको क्या अच्छी चीज़ बताता है उसको सीखो। लॉजिक के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, कुछ चीज़ें हो सकता है मेरे लिए जो लॉजिक के अकॉर्डिंग आपके लिए सही हो जाए और हो सकता है आपका लॉजिक आपके लिए सही हो जाए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे अच्छे गलतियाँ ढूंढने की बजाय उनके लॉजिक सीखो, या नई चीज़ तो बता रहे हैं तो गलतियाँ ना ढूंढ के सीखें। क्योंकि जब ये मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था यूट्यूब पे तो कई लोगों को लगा ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी ये पब्लिक ऑफिसर, ये थोड़ी ये पब्लिक सर्वेंट है, एक्चुअल में है। देखिए IPC वर्ड यूज करता है पब्लिक सर्वेंट और CPC करता है पब्लिक ऑफिसर, और दोनों क्या करते हैं, पब्लिक डीलिंग। तो क्या कहा कि जो क्रिमिनल मैटर को डील करता है वो पब्लिक सर्वेंट है। अब आप देखिए प्रोबेशन ऑफिसर में क्या कहा, ये पब्लिक सर्वेंट है, ये कहा ना पब्लिक है, क्योंकि ये एक्ट किससे जुड़ा हुआ है, क्रिमिनल का। सेम यही बात हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी कैसे क्रिमिनल है, और वहां पर भी पब्लिक सर्वेंट वर्ड यूज किया गया है। यानी जहां जहां पब्लिक सर्वेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस क्रिमिनल का है, ये भी क्रिमिनल का है। तो क्लियर हो रहा है ना कि क्रिमिनल मैटर में जो ऑफिसर पब्लिक डीलिंग करेगा फॉर द पर्पज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, एक्ट, कानून,
तो वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। देन आता पब्लिक ऑफिसर 2 का 17 CPC, जो भी ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ एनी एक्ट, लॉ, कानून, हिंदी इंग्लिश सारी सिविल मैटर को देखता है तो क्या कहलाएगा, पब्लिक ऑफिसर। तीसरा, किसी की मदर टीचर है, किसी की मदर कंपाउंडर है, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, तो क्या बोलते हैं, मदर या फादर कोई भी, तो आप क्या बोलेंगे, माय फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। लेकिन जिसके फादर पुलिस में तो क्या बोलेंगे, माय फादर इज ए पब्लिक सर्वेंट। और यदि फादर कलेक्टर है तो क्या बोलेंगे, माय फादर इज ए पब्लिक ऑफिसर। तो हम खुद ही वैसे ही बोलते हैं जैसे कि ये डिफाइन किया गया। और अब आता है IPC का 14 और वो कहता है गवर्नमेंट सर्वेंट वो है जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वो काम करता है। तो क्लियर हो गया, यानी इसमें गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होना जरूरी है, ये डायरेक्शन के लोग भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 3 वर्ड आते हैं, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिसर। सेम वैसे ही जैसे कि हमारे पास एक सेशन कोर्ट है और हमारे पास एक DJ कोर्ट है, पता है ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। जब DJ कोर्ट क्रिमिनल मैटर देखता है तो कोर्ट ऑफ सेशन की सील लगाता है, और जब कोर्ट ऑफ सेशन सिविल मैटर देखता है तो डिस्ट्रिक्ट जज की सील लगाता है। यानी बंदा एक ही है, यहाँ पर A नामक व्यक्ति जज है, RHJS है, और वो जब क्रिमिनल मैटर हेल्ड करता है तो सेशन कोर्ट की सील लगाता है, और जब वो सिविल मैटर की देखता है तो डिस्ट्रिक्ट जज सील लगाता है। लेकिन बंदा एक है, सेम वही पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक ऑफिसर। तो ये हमें चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ क्या का पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। देन आता है आपके पास ये पब्लिक सर्वेंट, देखना आप कहाँ पढ़ोगे, PWDV एक्ट पे भी कहते हैं, और ये कहाँ पढ़ते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, रेंट कंट्रोल एक्ट में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे जहां जहां इनकी पब्लिक की डीलिंग को। नाउ सेक्शन नंबर 16 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि आप बात करो NDPS एक्ट, पहले लोअर जुडिशरी में हुआ करता था, अब वो हायर जुडिशरी में, और ये NDPS एक्ट से क्वेश्चन भी आ गया था, गुड फेथ में की गई प्रोसीडिंग से आप क्या समझते हैं। अब आप बताइए कि प्रोबेशन ऑफिसर है, ये काम कर रहा है गुड फेथ में, ये अक्यूज्ड को पकड़ने जाता है, उसको जैसे ही पकड़ता खींचा और अक्यूज्ड का हाथ टूट गया या पैर टूट गया, वो गिर गया, दांत टूट गए, एक तरह से तो IPC कहता है ग्रीवियस हर्ट हो गया। फिर का अच्छा काम करते हुए किया तो थोड़ा सा एक्सेप्शन दे देंगे, सजा कम। लेकिन ये पब्लिक ऑफिसर जो है, ये पब्लिक सर्वेंट जो है, ये क्या कर रहा है, गुड फेथ में प्रोसीडिंग करता है, और गुड फेथ में प्रोसीडिंग की जाती है तो ये नहीं लगेगा। सेम वैसे ही जैसे भी हाल ही में मैंने एक मैसेज जारी किया था, क्योंकि क्या होता है हमारे ब्रॉडकास्ट ग्रुप बने हुए थे, आप लोगों के पास मैसेजेस पहुंचते हैं हमारे, लेकिन कई बार ऐसा लगता है ना आप इरिटेट ना हो जाए, जब वीडियो बनाती हूँ मैं डालती रहती हूँ, तो मैं तो गुड फेथ में डालती हूँ, कोई नोटिफिकेशन आ गया तो गुड फेथ में डाल दिया, बट आपको लगता है ये लो फिर से इसका मैसेज आ गया। कई लोग तो बहुत कुछ लिख लेते हैं मैसेज में जो मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। तो फिर मैंने कहा भैया जिसको प्रॉब्लम है मुझे बता दो, मैं आपको हटा देती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और किसी और की वजह से मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं काम कैसे करती हूँ, गुड फेथ में। और एक गुड फेथ वर्ड बड़ा गजब का है, दिखता है छोटा सा बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। सेक्शन नंबर 52 IPC क्या कहता है, ड्यू केयर ए इंटेंशन, नेगेटिव डेफिनेशन है, कोई बात गुड फेथ में की गई नहीं समझी जाएगी जब वो ड्यू केयर और इंटेंशन में नहीं की गई, कोई बात गुड फेथ में की भी समझी जाएगी जब वो ड्यू केयर और इंटेंशन के साथ की गई है। तो इसकी डेफिनेशन कहाँ पढ़ते हैं, 52 में। सिर्फ यही बात CRPC में भी लिखी है कि गुड फेथ में यदि कोई ऑफिसर काम करता है तो क्या उसको सजा नहीं मिलेगी। कहाँ लिखी हुई CRPC में, ऑब्लिक करके लिखेंगे, CRPC सेक्शन नंबर 132 में ये की बात लिखी हुई है आपके PWDV एक्ट में भी कि गुड फेथ में। अब तो कम हो गया एक्ट, पहले ज़्यादा एक्ट थे तो ज़्यादा जगह लिखा हुआ होता था। ठीक है, तो गुड फेथ में की गई प्रोसीडिंग, तो 15 कहता है पब्लिक सर्वेंट और 16 कहता है गुड फेथ में की गई प्रोसीडिंग पे सजा नहीं मिलेगी किसको, प्रोबेशन ऑफिसर। और कौन, यदि स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन में और कोई काम करता है तो। सेक्शन 17 वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर प्री एग्जाम, सीधा आएगा, प्रोबेशन एक्ट पर रूल कौन बनाएगा, कौन बनाएगा रूल, स्टेट गवर्नमेंट। JJ एक्ट में रूल कौन बनाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में रूल कौन बनाएगा। और ये एग्जाम में आते रहते हैं, ये पता होना चाहिए कब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और कब स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे रूल कौन बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट। यही आपका प्री का सवाल है, क्योंकि ये नहीं पढ़ते, मोस्ट ऑफ बच्चे नहीं पढ़ के जाते लास्ट में, तो एग्जाम में आ गया प्रोबेशन एक्ट पर कौन बनाएगा रूल, A स्टेट गवर्नमेंट, B सेंट्रल गवर्नमेंट, C हाई कोर्ट, D स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हमारी आदत क्या है, जो सबसे बड़ा है वो हम आंसर देते हैं, यहाँ बड़ा बड़ा कुछ नहीं चलता है, यहाँ पे कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो 15 कहता है पब्लिक सर्वेंट होगा, 16 कहता है प्रोबेशन ऑफिसर और 17 कहता है आपके पास स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी। नाउ 18 सेविंग्स,
ये सेविंग्स देखिए सभी जगह आती है। सेविंग्स की जब हम बात करते हैं तो सीपीसी का सेक्शन 4 कहता है सेविंग्स, सीआरपीसी का सेक्शन 5 कहता है सेविंग्स, आईपीसी का सेक्शन 5 कहता है सेविंग्स। आखिर ये सेविंग्स हैं क्या, इसका मतलब क्या है? तो कहता है ये जो कानून है, इस कानून के प्रोविजन यहाँ अप्लाई नहीं होगा, इसको कहते हैं सेविंग्स। यानी मैं कानून तो बन गया पर फिर भी मैं कुछ चीज़ों पे अप्लाई नहीं होऊंगा, वहां पर वही काम करेंगे जो बने हुए हैं, इसे बोलते हैं सेविंग्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 एक्ट के नाम दिए गए हैं, उन एक्ट पर ये अप्लाई नहीं होता है। तो वो एक्ट आपको देखना है जो बच्चों को रिलेटेड है, भ्रष्टाचार से रिलेटेड है, उन पर अप्लाई नहीं होगा। और सबसे अच्छा सेक्शन है सेक्शन नंबर 19, क्योंकि सेक्शन नंबर 19 स्टार्टिंग की बात करता है कि जहां जहां पर प्रोबेशन एक्ट अप्लाई होगा वहां पर सीआरपीसी सेक्शन 360 अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर जो सेक्शन है 500 समथिंग, वो कौन सा सेक्शन है? 1898 की सीआरपीसी का, उसको चेंज करके क्या लिखेंगे? 360। एक लाइन लिख लीजिए कि जिन जिन स्टेट पर प्रोबेशन एक्ट अप्लाई होता है वहां पर सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगा, और जहां पर प्रोबेशन एक्ट नहीं है वहां पर सीआरपीसी सेक्शन 360 अप्लाई होगा। बस ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए एक छोटा सा एक्ट है जो आपका कंप्लीट हो चुका है, आप इसको अच्छे से कीजिए। आपका प्री और मेन, सबसे अच्छी बात क्या है कि राजस्थान के लोअर जुडिशरी और राजस्थान के हाई जुडिशरी दोनों में आता है, 100% आता है, और 100% प्री में क्वेश्चन भी आता है और मेन में क्वेश्चन आता है। तो सबसे छोटा एक्ट है, 100% तो कर लो तो याद भी हो जाएगा, और रोज पढ़ोगे तो खुद से चीजें आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सेक्शन 15 पब्लिक सर्वेंट, 16 गुड फेथ, 17 रूल बनाना, 18 सेविंग्स, और 19 कहता है 360 कब अप्लाई होगी कब अप्लाई नहीं होगी। सेम वैसे ही जैसे कि सीपीसी का सेक्शन नंबर 5, सीपीसी का सेक्शन नंबर 5 भी यही कहता है कब मेरा रेवेन्यू एक्ट अप्लाई होगा, कब मेरी सीपीसी अप्लाई होगी, वो भी सेम आपको यही बताती है। तो यहाँ पे आपका एक एक्ट कंप्लीट हुआ, अच्छे से आप इसकी तैयारी कीजिए। जल्दी ही सभी जुडिशरी के फिर से एग्जाम आ जाएंगे, समय निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अपना डेडिकेशन मत छोड़िए, अपनी कंटिन्यूटी को कभी भी खत्म मत कीजिए। इसी के साथ हम बताना चाहेंगे आपको कि एट द टाइम हम लोग क्या क्या चला रहे हैं। लास्ट एक वीडियो में मैंने कहा था कि राजस्थान जुडिशरी के एग्जाम्स आ रहे हैं, मतलब हर इंडिया के जुडिशरी के एग्जाम आने वाले हैं, तो हमारे यहाँ क्या क्या प्रोवाइड होगा। तो हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आधी अधूरी बात सुनते हैं तो थोड़े कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मेरे पास कई बच्चों के मैसेजेस कॉल आए, हमें सिर्फ स्ट्रेटजी प्लान दे दो, हम पैसे दे देंगे। अरे पैसे तो लूँगी, फ्री में नहीं दूंगी, बट एक चीज़ का सिस्टम भी तो मेंटेन करो। यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलती है, जैसे आप कहते हैं ना बहुत बड़ी फ़ी नहीं दे सकते, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकती हैं। यहाँ पे प्री की टेस्ट सीरीज भी मिलती है, मेन की टेस्ट सीरीज मिलती है, और प्री प्लस मेन भी टेस्ट सीरीज मिलती है। इसको ज्वाइन करने से आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है और कुछ नया नहीं होता, पढ़ना खुद को है, कंटिन्यूटी है। इन सब के साथ आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी दे दिए जाते हैं कि ये सेक्शंस आप पढ़ लीजिए। इन सब के साथ आपको एक स्ट्रैटेजी प्लान दे देते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। अब बच्चे कहते हैं अच्छा आप हमें बताओगे पूरा सेक्शन के बारे में, आप नोट्स बना के दोगे क्या? क्या इन सबको देखते हुए ऐसा कहीं लगा कि मैंने नोट्स की बात कही? सिर्फ स्ट्रैटेजी प्लान, आपको कैसे पढ़ना है। आज के दिन में इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने दे दिया आपको, क्योंकि जब इनकी फीस इतनी कम है। कितनी फीस है? प्री के एग्जाम के लिए लीजिए, मेन के लिए लीजिए, ये जब आप मैसेज करेंगे तो आपको एक पैम्पलेट मिलेगा, उस पर फीस लिखी हुई है। और एक तरफ जुडिशरी की प्रिपरेशन कराते हैं, क्लासेस चल लेते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, और उनकी भी अपनी फीस होती है जो पैम्पलेट में लिखी हुई होती है। तो ये फीस और इस फीस में अंतर होता है। तो आप क्या करते हैं, इन चीज़ों का गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं और आप कहते हैं अच्छा ये नहीं दे रहे हो क्या आप, अच्छा ये नहीं दोगे क्या आप। जब आप बुद्धिजीवी है, आपको सब कुछ पता है कि इस फीस में मैम 1000 रुपीज़ में 4 मॉक टेस्ट देती है जो आपको कहीं नहीं मिलता है। 4 मॉक टेस्ट नहीं, एक मॉक टेस्ट में 150 क्वेश्चन होते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो 100 क्वेश्चन होते हैं। साथ में मैम आपको 10 दिन की स्ट्रेटजी प्लान देती है, साथ में मैम आपको ऑडियो देती है स्ट्रेस फ्री करने के लिए, और साथ में एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना वो भी देती है, हिम्मत देती है, हमेशा आपके साथ बनी हुई रहती है। कौन देता है 1000 रुपीज़ में? और देन आप कहते हैं मैम बता दीजिए नोट्स कैसे बनाते हैं। कितने समझदार हैं आप लोग, यानी बुद्धिजीवी में सबसे ऊपर आपकी काउंटिंग होती है। सब कुछ आपको पता होता है लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। क्यों? इससे रिश्ते खराब होंगे आपके। जो बंदा आपकी इतनी मदद करे वो भी खत्म हो जाएगी। सब कुछ पता है, आप सब एडवोकेट हैं। एक क्लाइंट आया, क्या फ्री में सेवा करोगे? कैसे करोगे? घर नहीं चलाना है ना। तो हर चीज़ फ्री में ना तो दी जाती है ना लेनी चाहिए, और फी पे करके करोगे कंटिन्यूटी रहेगी। मैं बताती हूँ, जब बच्चे फी पे कर देते हैं
तो वो उनको मैं कॉल करके कहती हूँ आ जाइए। अरे बच्चे कॉल नहीं उठाते हैं, बच्चे ब्लॉक कर देते हैं, वो अलग बात है, बाकी इज माई ड्यूटी, मुझे उनको मैसेज करना है। इवन दो कंज्यूमर कोर्ट में फीस रिटर्न का केस करते हैं 6 महीने पढ़ने के बाद, 6 महीने तक एहसास ही नहीं हुआ। जब 6 महीने में डांट दिया भैया तो पढ़ता नहीं है, तो उनके मुंह चढ़ जाते, अच्छा ऐसा कोई इशू नहीं है, इंडिया में हर इंस्टीट्यूट पे केस चलते हैं कंज्यूमर कोर्ट के, और कंज्यूमर कोर्ट में इंस्टीट्यूट आते ही नहीं है, तो इशू ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे चीजें बदल जाती, क्यों? क्योंकि एक तो मुझे पढ़ना नहीं है, मैं आया तो तब पढ़ने, मैं रास्ता भटक गया, मैं दुनिया की बातों में आया, क्यों? दुनिया तो बकेगी, फ्यूचर तुम्हारा खराब होना है। मैं तो वैसे ही क्लास चलाती रहूंगी, आज भी चलाती हूँ, आगे भी चलाऊंगी। आज के दिन लॉकडाउन है, घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्लियर मना कर रखा है, लेकिन आप कैसे नहीं पढ़ाते ऑनलाइन? आपको पढ़ाना चाहिए, सारी इंडिया पढ़ा रही है। जाके देखिए दिल्ली के अंदर कितने इंस्टीट्यूट आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है, कोई नहीं पढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ टॉर्चर वाई? क्योंकि यहाँ सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, यहाँ उर्मिला मैम आपसे डायरेक्ट बात करती हैं, डायरेक्ट आपके साथ डीलिंग करती हैं, आप उसका मिसयूज करते हैं। जबकि आपको तो खुश होना चाहिए ना कि कम फीस में भी मैडम से हमारी रोज बात होती है, हमें बराबर गाइडेंस मिलता है। हम पढ़ना भूल जाते हैं, वो पढ़ाना नहीं भूलती है, हम रास्ता भटक जाते हैं, वो रास्ता दिखाना कभी नहीं भूलती हैं। पर ये सब चीजें नहीं समझ में आएगी। सेम वैसे ही जैसे एट द टाइम कोरोना को लेकर सरकार काम कर रही है, इज अ वर्ड इज अ सरकार, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई मोदी जी नहीं, कोई गहलोत जी नहीं, सरकार काम कर रही है। बट फिर भी हम सरकार पे अंगुली उठा रहे हैं। जब आप सरकार पर अंगुली उठा सकते हैं तो मैं तो क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए मैं इन सब चीज़ों को बता रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी में फालतू बातों को इग्नोर करें, अपना वे चुनें। जब आप सफल होंगे तो ये जो आपके इर्द गिर्द गंदी बातें करने वाले लोग हैं ना, जो रोज आपका रास्ता भटकाते हैं, वो खुद ही चुप हो जाएंगे। आप अपना सोचिए ना। उल्टा ये होना चाहिए कि जब आप कुछ चीज़ ज्वाइन करते हो पड़ोसी को पता नहीं होना चाहिए। आफ्टर सिलेक्शन, यस मेरा सिलेक्शन हो गया, पता ही नहीं चलना चाहिए कब प्री निकाला, कब मैं निकाला, कब इंटरव्यू। क्योंकि जैसे ही आप बताओगे वैसे ही आपकी लाइफ में हर्डल्स आएगी। आप देख लीजिए प्रीवियसली जब जब आपका प्री निकला, जिसको पता चला अरे यार इसका प्री निकल गया, अरे यार ये तो मैं निकालेगी, भगवान करे इसका मैन ना निकले, भगवान करे इसका इंटरव्यू ना निकले। क्यों भाई, ऐसा क्यों? जबकि मैं हमेशा कहती यार इसका निकल जाए, एटलीस्ट अगले साल तो नहीं दिखेगी, ये करेगी श्योर इसको करना है, ये करेगा श्योर इसको करना है, ये रुकने वाला नहीं है, तो निकले ना। लेकिन आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं, इसका नहीं होना चाहिए यार, इसको जिंदगी में कुछ सबक मिलना चाहिए। कैसा सबक? जब जब जो जो आपकी जिंदगी में लिखा है तब वो होगा, कौन रोकने वाला है? कोई नहीं ना। तो जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते, मत बताओ लोगों को कि मैंने प्री दिया, मैन दिया, इंटरव्यू दिया, काहे का दिया। जब सेलेक्ट हो गया फोटो खुद ही आ जाएगी, तो तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, जब भी पढ़ पाएंगे और तभी अपना रास्ता आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा आप आते हैं अच्छे कोर्स के लिए, लोग आपको भिड़का देते हैं, भटक जाते हैं और फिर 3 महीने बाद मुझे कॉल करते हैं, मैम ये सब ऐसा हो गया, मैं लोगों की बातों में आ गई, ये हो गई, ऐसा कुछ था ही नहीं। इवन तो कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम आप तक लोग पहुँचने ही नहीं देते हैं, इतनी भिड़ा देते हैं आपके बारे में, हम आ ही नहीं पाते हैं। लेकिन इस बार हमने हिम्मत करके आए थे, हमें लगा वैसे है ही नहीं, दुनिया इतनी बकवास करती करेगी, क्योंकि वो आपकी लाइफ के हर्डल्स हैं, वो आएंगे। ये आपके ऊपर है कि आपको उनको कैसे दूर करना है। और जो मैं कह रही हूँ ना, आंखें बंद करके सोचना, मैं सही कह रही हूँ। हंसेंगे आप लोग, ये क्या बोल रही है, फालतू बकवास करती रहती है। लेकिन ये फालतू नहीं है, आपकी आत्मा को पता है कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही है, आप सबको पता है। हाँ, मेरे सामने में तारीफ नहीं करनी इसलिए इग्नोर करेंगे, लेकिन एक बार आंख बंद करके जरूर सोचिएगा, ये सब आपकी ज़िंदगी में रोज होते हैं, इनको दूर भगाइए, अपना रास्ता चुनिए। और सबसे बड़ी बात, हम वकील हैं, बुद्धिजीवी हैं, और प्लीज़ अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और चीज़ों को गलत कोरिलेट करना, इंटरप्रेटेट करना बंद कीजिए। इससे आपका ही नुकसान है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बच्चे आएंगे, 6 बच्चे आएंगे, 60 आएंगे, 600 आएंगे, आते रहेंगे। कब तक? रोक नहीं पाओगे ना, आप निकल जाओगे, आपकी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट पीढ़ी आ जाएगी, क्या कर लोगे? मैं तो वहीं चलती रहूंगी। आज मुझे किसी ने कहा कि मैम मैं क्लास ज्वाइन कर लूँगी ऑनलाइन, बट किसी दिन ज्वाइन नहीं कर पाई तो रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मेरे यहाँ सिर्फ लाइव क्लासेस चलती है, नो रिकॉर्डिंग। उसके पीछे 2 रीज़न है। मैं रिकॉर्डिंग दूंगी, तुम सोचोगी बाद में देख लूँगी, बाद में देख लूँगी, वो रिकॉर्डिंग इकट्ठी हो जाएगी। सेम वैसे ही जैसे कि आपने कई इंस्टीट्यूट के नोट्स ले रखे हैं, कई फोटोकॉपी की दुकानों से आपने नोट्स ले रखे हैं और नोट्स कचरे की तरह पड़े हैं। एटलीस्ट आप रहेंगे, यहाँ क्लास नहीं गई तो क्लास मिलेगी नहीं दोबारा, क्योंकि लाइव क्लासेस है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं देती। तो उसके मन में आया, अच्छा एक बार बताओ, मेरे पास स्टूडेंट आ रहा था, मैं रिकॉर्डिंग दे देती ना, मुझे तो पैसा मिल रहा था। लेकिन आपका पैसा मिसयूज क्यों करें, यूज करें ना, आप कुछ तो करोगे, एटलीस्ट आप उस वेद तक पहुंचोगे। क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग देने की जरूरत नहीं है, मुझे इतना पता है कि आप रोज क्लास में बैठोगे, आप खुद से काम कर पाओगे। दूसरा कहता है मैम आप नोट्स प्रोवाइड नहीं करते, कहाँ जरूरत है नोट्स की? जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पिछले 4 लेक्चर देख रहे हैं प्रोबेशन एक्ट के, मुझे पूरी उम्मीद है आपको प्रोबेशन एक्ट पूरा याद हो चुका है।
आपने रट लिया है, आपको एक एक सबसेक्शन याद है, क्या अभी भी आपको लगता है नोट्स की जरूरत है? जरूरत ही नहीं ना। जब मैं पढ़ाई इतना अच्छे से रही हूँ कि नोट्स की जरूरत ही नहीं है, तो वो नोट्स, वो रिकॉर्डिंग सब यूजलेस हैं। मीनिंग हमारा ये है कि कंटिन्यूटी हो जाए, मैं रोज बैठ के पढ़ लूँ, और जो मेरे इर्द गिर्द लोग जो दिन भर टॉर्चर करते रहते हैं उनको मुझे रिप्लाई करना है और मुझे अपना रास्ता करना है। जिस दिन आपने ये सोच लिया, जिस दिन तीसरे लोग की बात पर आपने बात पे ध्यान देना बंद कर दिया, उस दिन जिंदगी सफल हो जाएगी। और इस सफलता के राज को जानना है तो आप जाइए, मेरे 1 जनवरी को मैंने CPC पढ़ाया था और उसके साथ आपको 10 पॉइंट दिए थे। अगर आपने उन 10 पॉइंट को अमल कर लिया तो जहाँ आज मैं खड़ी हूँ इतने सारे लोगों को देखने के बाद भी सफल हूँ। तो सेम वैसे ही कोरोना को लेकर अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। जब जब सरकार नया कदम उठाती है तब तक बकवास लोग बकवास करते हैं। सरकार अपना काम करती जाएगी, बकवास करने वाले वहीं पड़े रह जाएंगे। फिलहाल लड़ाई है हमारी हम सबके जीवन को बचाने की। तो एक साथ हो जाइए, कोरोना को लेकर सरकार के हर आदेश का पालन कीजिए। आप मत सोचिए कि वो कौन है, क्योंकि सरकार की डेफिनेशन अगर हम लॉ वाले बच्चे हैं तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट और प्रॉपर गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। कहीं पर भी लिखा है आज तक कानून में या किसी भी किताब में बीजेपी या कांग्रेस या आप या वो, कहीं नहीं लिखा है इज अ गवर्नमेंट। आप सोचिए, हम आज जिस जमाने में जी रहे हैं, एटलीस्ट सरकारें हमारे द्वारा चुनी गई हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। बट ये राजा और प्रजा होती तो राजा के ऑर्डर को फॉलो करना हर प्रजा का बाउंडेशन हुआ करती थी। आपको थाली बजानी तो बजानी ही पड़ेगी, आपको दिए जलाने तो जलाने ही पड़ेंगे। एटलीस्ट हम वो जिंदगी तो नहीं जी रहे हैं। और कभी किसी को बाउंड नहीं किया सरकार ने कि तुम्हें करना है, तुम्हें करना चाहिए। तुम करते हो तो तुम्हारी इच्छा, नहीं करते तो तुम्हारी इच्छा। सेम वैसे यहाँ पर मस्ट वर्ड यूज नहीं किया मॉडल का, यहाँ पे शुड है। शुड में थोड़ी सा बेनिफिट है आपको, आप चाहे तो करें चाहे तो नहीं करें, बट आलोचना करनी है, पहले जीत तो लीजिए, पहले जिंदा तो बच जाइए, फिर आप नहीं होंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और जब जब आलोचकों ने आलोचना की तब तब बंदा आगे बढ़ा, और इसका लाइव एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। यदि आप लोग क्रिटिसाइज नहीं करते तो आज यहाँ तक इस मुकाम पर नहीं पहुंचती कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी एक छोटा सा सेटअप सेट किया अपने घर पर और तैयारी की। घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ा, क्योंकि बाहर जाऊं तो लोग शिकायतें कर देते कि उर्मिला राठी जो है क्लास चला रही है, पुलिस भेज देते क्लास बंद करवाने के लिए। लेकिन घर में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, घर में तो हम घर वाले ही हैं। तो हिम्मत हमेशा आप लोगों से मिली है। आप चाहे कमेंट करें चाहे कॉम्प्लीमेंट करें, आपके कमेंट और कॉम्प्लीमेंट मुझे हमेशा आगे बढ़ाएंगे। वैसे ही आपकी इर्द गिर्द जब जब आपके अगेंस्ट कमेंट और कॉम्प्लीमेंट आए उसको पॉजिटिव लेते हुए आगे बढ़ते जाइए, और एक होकर सभी जने इंडिया को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए एकजुट होकर कार्य करें। आज के लिए धन्यवाद।